चैप्टर 2 की कंटिन्यूशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, आगे के हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स रहेंगे ना, ये ज्यादातर क्या रहेंगे, थ्योरेटिकल रहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको ज्यादातर बस सुनना है, ठीक है, अंडरस्टैंड करना है कि वो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। अब शुरू करते हैं हम चैप्टर 2 के कंटिन्यूशन में। तो मैंने आपको चैप्टर 1 में सबसे पहले क्या बोला था कि हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले तो नहीं पर हम क्या क्या देखेंगे वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बोला था कि हम क्या देख रहे हैं, सॉइल में प्रेजेंस जो वाटर है, अब वो डिफरेंट डिफरेंट वाटर जो है, जैसे कि कैपिलरी वाटर हो गया, ठीक है, और स्ट्रक्चरल वाटर हो गया, या फिर क्या हम फ्री वाटर की बात करते हैं, या फिर हम किसी और वाटर की बात करते हैं, तो एड्सॉर्ब वाटर की बात करते हैं। तो उन सब वाटर के बारे में अगर हम बात करें तो हमने बोला कि जो स्ट्रक्चरल वाटर है वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। बोला था कि नहीं, आपको नहीं पता लग रहा है तो आप चैप्टर 1 को देखो, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें जो है वो कनेक्टेडली समझ आए। अब मैंने सॉइल वाटर के बारे में बोला था। दूसरा मैंने बोला था कि जब हम सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो हम आगे फ्यूचर में बात करेंगे कि भाई सेंसिटिविटी की वजह से क्या क्या फर्क पड़ जाता है। थर्ड ऑफ ऑल मैंने क्या बोला था कि जब हम देखते हैं किसी भी सॉइल को देखते हैं तो सॉइल में किसी भी सॉइल को, फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला कि उसकी एक्टिविटी जो है वो जनरली क्या है, हाई है। क्या बोला था, उसकी एक्टिविटी जो है जनरली हाई है, प्लास्टिसिटी जो है वो हाई है। अब क्वेश्चन उठता है कि प्लास्टिसिटी एक्टिविटी जो हाई है फॉर द ब्लैक कॉटन सॉइल और किसके लिए, बेंटोनेट सॉइल की जो है वो ज्यादा है, क्योंकि उसमें प्रेजेंस है मोनोलाइट। इसकी वजह से क्या है कि एक्टिविटी, प्लास्टिसिटी और लिक्विड लिमिट जो है वो जनरली क्या रहती है, हाई रहती है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले व्हाट इज इनसाइड द क्ले, क्ले के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से पानी के मिलने पर वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जिबिट करता है, ठीक है, ये जानना जरूरी है। अब उन सॉइल पार्टिकल्स का क्या ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी वजह से हमारी प्लास्टिक इंडेक्स बढ़ जाती है, लिक्विड इंडेक्स जो बढ़ जाती है, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑफ ऑल कि टाइप्स ऑफ वाटर इन सॉइल, जैसे कि मैंने बोला कि कैपिलरी वाटर, या फिर हम आपको फ्री वाटर की बात करिए या एड्सॉर्ब वाटर की बात करिए, तो ये सब वाटर के बारे में जानना भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो थ्योरेटिकल है सब कुछ, है ना, आपको बस देखना है, समझना है और सिंपल सी बात है ना, इसमें तो कुछ टफ नहीं है। तो जब हम बात करते हैं क्या, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तो डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग कि भाई कुछ छूट जाए, ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, बाकी जो लिखा हुआ है वो आप सब स्क्रीनशॉट लेके या फिर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम मैटर की एक बेसिक यूनिट को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, मैटर की एक बेसिक यूनिट को हम देख रहे हैं। तो मैटर की बेसिक यूनिट क्या है, एटम है ना, एटम है वो। अब इस एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब मैं ये चीज आपको कनेक्ट कर दूंगा, तो डोंट यू वरी, बस ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब मैं मैटर की बेसिक यूनिट को देख रहा हूं तो उसकी बेसिक यूनिट क्या है, एटम है। अब इस एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। अब इनकी अरेंजमेंट और इंटरनल फाइन पार्टिकल, जैसे कि हम किसकी बात करें, क्वार्ट्ज की बात करें, किसकी बात करें, क्वार्क्स की बात करें, तो इस क्वार्क्स के कारण क्या है, एटम की जो प्रॉपर्टीज है ना, जैसे कि इसमें आने वाली स्टेबिलिटी, इसमें होने वाली रिएक्टिविटी, या फिर इसमें आने वाले जो चार्ज है, उन सब की प्रॉपर्टीज को डिसाइड कौन करेगा, क्वार्क्स करेंगे। यानी एटम की जो एक यूनिट है और उस यूनिट का भी जो फंडामेंटल यूनिट है, उसकी वजह से आने वाली प्रॉपर्टीज यानी स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, चार्ज जो है वो क्या करती है, वो इसकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करती है करती है कि नहीं। सिमिलरली वैसे ही क्या बात कर रहा हूं मैं, क्ले के मिनरल्स की बात कर रहा हूं। जब मैं सॉइल देखता हूं ना, जब मैं क्या देखता हूं, सॉइल देखता हूं, तो सॉइल क्या है, एक छोटी सी बेसिक यूनिट है किसकी, सॉइल नहीं सॉरी, जब हम बात करें क्ले की, तो क्ले क्या है, एक छोटी सी बेसिक यूनिट है किसकी, सॉइल की। इतना क्लियर हो गया। लेकिन क्ले की प्रॉपर्टीज सिर्फ उसके नाम से नहीं, जैसे कि अगर जो मैं बात करूं किसकी, मॉन्ट मोनोलाइट या फिर केओलाइट या फिर इलाइट से ही नहीं, उसके जो इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, जो इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उससे भी डिसाइड होती है। क्या बोलना चाह रहा हूं कि क्ले एक बेसिक यूनिट है सॉइल की। मैं आराम से बोल रहा हूं, आप ऐसे मत समझना कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आराम से बोल रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। जब हमने क्या बात की, हमने बात की एक मैटर की बेसिक यूनिट की बात की, तो उसमें क्या एटम है। अभी जो एटम है बेसिकली कंसिस्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कंसिस्ट करता है। उसके फंडामेंटल यूनिट्स कौन से, क्वार्क्स है। अभी क्वार्क्स के कारण क्या होता है, जो हमारी एटम की प्रॉपर्टीज है ना, जो एटम की हमारी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि उसकी स्टेबिलिटी आ जाना, या फिर एटम में बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाना, या फिर उसमें कौन सा चार्ज आएगा, वो डिसाइड कौन करेगा, उसके क्वार्क्स करेगा, यानी उसके फंडामेंटल यूनिट्स करेंगे। वैसे ही सिमिलरली मैंने क्या बोला कि किसी भी क्ले के, किसी भी सॉइल के अगर जो मैं बेसिक यूनिट यानी क्ले की बात करूं, तो क्ले के जो डिफरेंट नेम्स है, यानी मॉन्ट मोनोलाइट, केओलाइट, इलाइट है, सिर्फ इसी की वजह से प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं होती। डिसाइड किसकी वजह से होती है, उसकी फंडामेंटल यूनिट्स यानी उसकी जो क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, उसकी वजह से होती है। अब ये जो इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, अब ये बेसिकली क्या है कि दो मेनली स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है, दो मेनली पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट है वो, सबसे पहला है ऑक्टाहेड्रल, कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल, और दूसरा है टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब इनके जो नाम है ना, ये बेसिकली नाम किसकी वजह से, इनमें आने वाले फेसेस की वजह से, वो चीज मैं अभी दिखा दूंगा आपको। पर आपको इतनी, ये थोड़ा सा औच-पौच हो गया, लेकिन आपको चीजें जो है वो अंडरस्टैंड हो जानी चाहिए, जो मैंने इतनी बार क्लियर कर दी, ठीक है। कि मैटर का एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, फंडामेंटल यूनिट्स, प्रॉपर्टीज, स्ट्रेंथ, रिलेटिविटी, चेन, चार्ज डिसाइडेड बाय अ क्वार्क्स। समझ आया। डेफिनेटली फॉर द क्ले सॉइल consisting of a monomonolite, kaolite and elite, because of their fundamental units, they internal crystal structure mainly of two types, that is octahedral and tetrahedral। और इसमें आगे आगे जुड़ने वाली चीजें जो है उसका नाम चेंज करती है। जैसे कि किसी में सिलिकन है तो हम बोलेंगे सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट,
वैसे ही क्या है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। डोंट यू वरी अबाउट समथिंग कि भाई छूट जाएगा, ये चीजें मैंने लिखी हुई है कि सेल का टेट्राहेड्रल यूनिट, ठीक है। सेल का टेट्राहेड्रल यूनिट है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि टेट्राहेड्रल है, ये चीज उसका क्या है, डायग्राम है। थर्ड ऑफ ऑल क्या है, ऑक्टाहेड्रल, कि ऑक्टाहेड्रल क्या है ना। तो ये चीजें जो है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो ये क्या है, सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट किस तरह से दिखता है, ये चीज जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑफ ऑल अब मैं इसकी आपको ये चीज बताता हूँ कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले आप अगर जो सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट को देखेंगे ना, ये क्या है, एक छोटी सी बेसिक शेप होती है। मतलब आपको मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए चीजें, ठीक है। जिसको केमिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं था लेकिन स्टिल वो जान सा ये चीजें, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ कि सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट एक छोटी सी बेसिक सी क्या है, शेप होती है, ठीक है, जिसमें कि क्या है, एक सिलिकॉन एटम है। अब आप बोलोगे सर ये सिलिकॉन एटम का है, हमें तो दिख नहीं रहा। मैं बोल रहा हूँ कि रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ। देखो मैंने बंद किया हुआ था ना, अभी तक क्या है, पूरा एक पिरामिड की तरह है। अब मैंने हटा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने हटा दिया, अब आप देख सकते हो क्या सिलिका हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है। सिलिका बेसिकली क्या है कि एटम जो है ना, ये जो सिलिका एटम है ना, ये है ना। अभी जो सिलिका जो एटम है ये कहाँ है, बीच में होता है, ठीक है। और उसके चारों तरफ क्या है, ऑक्सीजन है, जो आप ब्लू कलर के देख रहे हो ना, दीज आर द ऑक्सीजन, ठीक है। अब इन ऑक्सीजन में से आप ध्यान से देखो कि 3 जो ऑक्सीजन है हमारे, वो कहाँ पे, बेस पे प्रेजेंट है। और एक ऑक्सीजन क्या है, हमारे टॉप पे है, यानी इस पे क्या है, एपेक्स पे, क्या है, इसके एपेक्स में प्रेजेंट है। यानी आप क्या बोल रहे हो कि एक सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट क्या होगा, वो चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट क्या है, एक तरह का फंडामेंटल यूनिट है ना, जो डिसाइड क्या करेगा, जो डिसाइड करेगा डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी, क्ले मिनरल्स की। समझ में आया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक बीच में क्या है, पेंडुलम की तरह लटका हुआ क्या है, सिलिका। तो मैंने बोला कि ये मैंने इस तरह से मैंने इसलिए ड्रॉ कर रखा है ताकि आपको समझ में आए कि ये थर्ड प्लेन पे नहीं है। थर्ड प्लेन दिख रहा है आपको पिंक कलर का, इस पे नहीं है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये बीच में है बिल्कुल, ठीक है। तो एक पिरामिड को अगर मैं काट के इस तरह से रख दूं तो उसमें 4 फेसेस दिखते हैं। कौन कौन से 4 फेसेस है, देखो पहला तो यही हो गया जो मैंने बाहर निकाले, ठीक है। दूसरा ये है, थर्ड जो पीछे है, फोर्थ जो नीचे है। तो इन 4 फेसेस की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल यूनिट बोलते हैं, राइट। अगर मैं इसको तोड़ के बताऊं आपको तो टेट्रा का मतलब क्या होता है, टेट्रा का मतलब है 4, हेड्रल का मतलब क्या होता है, फेसेस, यानी 4 फेसेस। 4 फेसेस किसके हैं, हमारे इस टेट्राहेड्रल यूनिट के। दैट इज वाई इसको क्या बोलते हैं, हम टेट्राहेड्रल यूनिट बोलते हैं। इधर समझ में आया। अब इसको सिलिका क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर इसके बीच में प्रेजेंट है सिलिका, इसलिए इसे हम सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट बोलते हैं। वो चीज हमें अंडरस्टैंड होगी, इतना हमें पता लग गया कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है और ये चीज हो रही है। अब मैं इसकी बेसिक स्ट्रक्चर पे जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले कि जो इसके ऑक्सीजन है ना, जो भी इसके ऑक्सीजन है वो क्या है, सेम लेवल पर होते हैं, यानी बेस में होंगे, जो आपको दिख रहे हैं। ये क्या है, एक तरह का अगर मैं बताऊं तो ये क्या है, बेस है ना। ये चीज मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि 3 क्या है, इसके बेस में है, और जो एक है वो टॉप पे है ना। अब ये जो 3 है ना, नीचे की जो 3 ऑक्सीजन एटम है, ये एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। कैसे, अगर मैं इसको क्या कंबाइन करके 3D में बताऊं, 3D में तो आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ना ही आप उसको इस तरह से देख पाओगे। लेकिन जब हम इधर देख रहे हैं ना, इधर हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें टेट्राहेड्रल शीट की तरफ जाना है। क्या जाना है, टेट्राहेड्रल शीट की तरफ। ये चीज मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि जब हम देख रहे हैं इन 3 बेस ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये एटम जो है दूसरे यूनिट्स के साथ, जैसे ये पहला क्या है, ये एक तरह का पहला टेट्राहेड्रल है, ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा है। ये जो बेस के ऑक्सीजन है ना, जो आपको ये दिख रहे हैं बेस के ऑक्सीजन है, तो ये बेस के ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, ये एटम जो है ये दूसरे यूनिट यानी दूसरा यानी सेकंड यूनिट के साथ क्या कर रहे हैं, ये शेयर हो रहे हैं। अच्छा, इस शेयरिंग की वजह से क्या है, एक ना फ्लैट शीट बन जाती है। आप इसको टॉप से तो नहीं देखोगे, लेकिन इसकी टॉप में क्या है, ये तो लोन है, ये तो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, नो शेयरिंग नो केयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज नो शेयरिंग ओवर हियर। लेकिन जब इन 3 एटम्स की मैं बात करूंगा जो बेस पे प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं। क्या हो रहा है, ये दीज आर गोइंग टू शेयर। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जब हम ऐसे टेट्राहेड्रल यूनिट को आपको देख रहे हो तो आपको पता है कि जो 3 ऑक्सीजन एटम है वो एक दूसरे यूनिट के साथ क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अब इस शेयरिंग की वजह से क्या बन रही है, एक फ्लैट शीट बन रही है। क्या बन रही है, एक फ्लैट शीट जैसी बन रही है। आप अगर इसको 3D में देखोगे ना तो आपको एक फ्लैट शीट सी दिखेगी। अच्छा, ये जो टेट्राहेड्रल यूनिट है, क्या आप इसको नेकेड आई से देख सकते हो, क्या आप इसको नेकेड आई से देख सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, आप तो देख सकते हो नेकेड आई से, लेकिन आपको इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, ताकि आप इसको ऑब्जर्व कर सको। और हम क्या देख रहे हैं कि बाहर से लाई हुई सॉइल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसमें हम ये चीजें देख रहे हैं ताकि हमें क्ले के मिनरल्स के बारे में अंडरस्टैंड हो सके। तो ये ना बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है जो कि आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, लेकिन होता नहीं है, होता बेसिकली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीजें जो है आपको दिखा दी गई। तो जब आप इस 3 शेयरिंग वाले को देखते हो ना, तो आपको दिखता है एक टेट्राहेड्रल शीट। क्या दिखती है, एक टेट्राहेड्रल शीट दिखती है। अभी जो शीट है ये फ्लैट में क्यों रिप्रेजेंट की है, क्योंकि आप इस तरह से ड्रॉ तो नहीं कर सकते। तो फॉर द इजी के लिए हम क्या करते हैं, एक शीट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल शीट बोलते हैं। समझ में आया। अभी शीट होती कैसी है, बेसिकली जो शीट है ना, ये ना ट्रेपेजियम शेप की होती है, इस तरह की होती है ये। चलिए यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं। तो इस तरह की क्या बनती है, एक टेट्राहेड्रल फॉर्म करता है सिलिका शीट को, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, सिलिका शीट, सिलिका शीट। अभी जो हमारा क्या है टेट्राहेड्रल यूनिट है ना, ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कैसे होता है, एक ट्रेपेजियम की तरह। क्या होता है, ट्रेपेजियम की तरह, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया। तो बेसिकली अगर जो मैं इसको कंपाइल करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि देखो जो इसके 3 बेसिक जो हमारे ऑक्सीजन है ना, ये क्या है, ये हो रहे हैं शेयर। अभी शेयर किससे हो रहे हैं, ये बेसिकली 2 टेट्राहेड्रल यूनिट से शेयर होते हैं।
ये जो आपको बेस वाले ऑक्सीजन दिख रहे हैं ना, ये 2 टेट्राहेड्रल यूनिट के साथ क्या होते हैं, शेयर होते हैं। अब ये 2 टेट्राहेड्रल यूनिट के साथ शेयर होते हैं ना, तो जो इनका कॉम्बिनेशन होता है, जो क्या दिख रहा है, इनका जो कॉम्बिनेशन है ना, वो फॉर्म क्या करता है, वो एक ट्रैप वो करता है एक टेट्राहेड्रल फॉर्म, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि टेट्राहेड्रल फॉर्म्स अ सिलिका शीट। ये जो टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल तो समझ आ गया, पहली बात तो क्या बोला मैंने, 4 फेसेस वाला है तो टेट्राहेड्रल है। अभी जो टेट्राहेड्रल है कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सिंगली प्रेजेंट होंगे किसी भी क्ले में। तो जब आप इसको देखते हो ना, तो आपको क्या दिखता है, एक सिलिका शीट जैसी दिखती है, जिस तरह के आप ट्रेपेजियम की तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ट्रेपेजियम है। समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूं मैं, इसका ये है। अब बात करते हैं इसकी नेट चार्ज की, कि इसमें नेट चार्ज क्या आएगा, ओवरऑल चार्ज क्या आएगा इस पे, टेट्राहेड्रल पे, यानी एक टेट्राहेड्रल का पता लग जाएगा हमें को नेट चार्ज, तो हम बता सकते हैं कि इस पे क्या नेट चार्ज आएगा। ठीक है, वो चीज मैंने लिखी हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि देखो, हम देख रहे हैं कि नीचे जो 3 ऑक्सीजन है ना, ये क्या है, दूसरे टेट्राहेड्रल यूनिट के साथ क्या हो रहे हैं, साथ में शेयर हो रहे हैं। इस शेयरिंग की वजह से ना हर एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, -2 का चार्ज होता है। लेकिन इनकी शेयरिंग की वजह से अब इसमें कितना चार्ज बचता है, सिर्फ और सिर्फ -1 बचता है, यानी इसमें चार्ज काउंट कितना है, बेसिकली -1। नॉर्मली तो -2 होता है, पर हाफ हाफ शेयर होने की वजह से इसमें क्या है, -1 रहता है। ठीक है, और जो टॉप वाला है वो किसी के साथ शेयर नहीं करता, मैंने बोला था ना कि इट इज नॉट बीइंग शेयर, तो इसमें कितना चार्ज रहेगा, बताओ 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 बताओ। वेरी गुड, -2 रहेगा। और जिसको नहीं पता चला है वो देखो -2 रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रही, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, दैट इज वाई यहाँ पे क्या रह गया, -1 रहेगा, नॉर्मली तो -2 रहता है। समझ में आया। तो अब जो ये 3 ऑक्सीजन है ना, ये 3 ऑक्सीजन क्या है, ये -1 देंगे, यानी -1 -1 देंगे, राइट। और सिलिका के पास क्या रहता है, 4 पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे +4 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने +4 लिख दिया, तो ये यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे +4 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 -1 -1 -1, ये किसकी वजह से, 3 बेस में पाए जाने वाले ऑक्सीजन की वजह से, तो ये पता लग गया। अब जो टॉप वाला है उसकी वजह से क्या आएगा, -2 आएगा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, -2 लिख दिया। अब इसको टोटल करूंगा तो कितना आएगा, दैट इज द -1। तो हमें क्या पता लग गया कि नेट जो चार्ज रहता है किसी भी टेट्राहेड्रल यूनिट पे, यानी सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट पे, वो क्या रहेगा, -1 रहेगा। क्लियर हो गया -1 किस तरह से आया, कि देखो सिलिका के पास तो 4 है, 3 ऑक्सीजन जो है शेयरिंग की वजह से एक जो है वो कम हो गया, तो -1 रह गया, और जो टॉप वाला है वो शेयर नहीं करता, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ -1 रह गया। तो आपको क्या पता लगे कि सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट में जो नेट चार्ज आएगा वो -1 रहेगा, इतना पता लग गया। अब सिलिका की जो बीच में टॉप में क्या है, एक है, एपेक्स में क्या है, एक ऑक्सीजन है, नीचे कितने, 4 ऑक्सीजन है। शेयरिंग होगी, शेयरिंग की वजह से एक सिलिका शीट बनेगी। सिलिका शीट क्या होगी, हमारी ट्रेपेजियम की सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि हम इस तरह से दिखाते हैं। समझ में आया, ये 3-4 पॉइंट्स जो है आपको समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं। तो एक बेसिक यूनिट जो है, एक फंडामेंटल यूनिट जो है वो हमारा क्लियर हो गया, कि देखो हमने क्ले के फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में आपको मैंने बता दिया कि भाई क्या है। अब आपसे कोई भी पूछे कि सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट है, तो वो क्या बोलोगे आप, सबसे पहले बोलेंगे कि इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ क्ले, है कि नहीं, इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ अ क्ले। सेकंड ऑफ ऑल, इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसका स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, आपका बीच में हमारा सिलिकन रहेगा, और इसके चारों ओर क्या है, ऑक्सीजन एटम है। इतना समझ में आया। और इसका जो जनरल शेप है वो किस तरह से है, एक तरह का ट्रायंगुलर पिरामिड नहीं लग रहा आपको, ट्रायंगुलर पिरामिड देखा हमने, पिरामिड उसी तरह से नहीं लग रहा है, ट्रायंगुलर पिरामिड। तो एक तरह के ट्रायंगुलर पिरामिड की तरह है। ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ बेस में शेयरिंग होगी, टॉप में शेयरिंग नहीं होगी। और इस पे नेट चार्ज क्या रहेगा, -1, इस पे क्या रहेगा, नेट चार्ज रहेगा। अब सिलिका शीट फॉर्मेशन क्यों हो रही है, क्योंकि सिलिका शीट फॉर्मेशन इसलिए हो रही है, जब हम हॉरिजॉन्टल को जोड़ते हैं ना, तो एक सिलिका शीट जो है वो बनके तैयार हो जाती है। यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, तो इसकी वजह से सिलिका शीट बन रही है। दूसरा, इसको कॉमनली क्या है, बेसिकली हम डायग्राम से शो करते हैं, तो वो क्या है, ट्रेपेजियम है। इतना क्लियर हो गया, एक फंडामेंटल यूनिट आपकी क्या होगी, क्लियर होगी। अब मैं आपको बताऊंगा इसका रिलेशन क्या है, बाद में बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद, कि ये क्यों मैं आपको बताया इस तरह से, ये आपको पता लग जाएगा। अब इसी तरह से क्या है, ऑक्टाहेड्रल यूनिट है, क्या है, ऑक्टाहेड्रल यूनिट है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, अच्छा, इसको समझने के लिए ना आप पता क्या करो, कि सबसे पहले आप एक कॉपी लो। ठीक है, समझने के लिए क्या करो, आप एक कॉपी लो। अब ये जो कॉपी है ना, इस कॉपी के जो बीच में है वो यहाँ पे कोई ना कोई क्या है, एटम है। ठीक है, और यहाँ पे चारों ओर क्या है, एक और एटम है। ठीक है, और अब इसको इस तरह से देखो, साइड वाइज देखो, तो इसके साइड वाइज देखोगे तो इसके सामने भी एक एटम है। ठीक है, इसके पीछे भी एक एटम है, जो ये क्या है, इसके कॉर्नर से कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे कि कोई टीवी की लाइट जो पड़ रही है ना किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर, जैसे पीछे से ऊपर से आ रही है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है। आपको समझ में आया किस तरह से लिखा है। अभी जो टीवी की ये जो हमारा प्लेन है ना, ये प्लेन कहाँ पे शो हो रहा है, वो आपको शो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये मैंने खोल दिया, अंदर से खोल दिया मैंने। ठीक है, ये आपको यहाँ से दिख रहा है, तो ये जो प्लेन है ना, वो आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। वो प्लेन कौन सा दिख रहा है, ये वाला प्लेन दिख रहा है वो आपको। अब ये थोड़ा सा क्या है, टिल्टेड है। टिल्टेड में क्या है कि इसके सामने क्या है, एक एटम है, और इसके पीछे भी एक एटम है। ठीक है, और कनेक्टेड है विद ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या है, ये कनेक्टेड है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने सब कुछ हटा दिया, फिर मैंने मिटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम ऑक्टाहेड्रल यूनिट की बात करें। अच्छा, ये जो ऑक्टाहेड्रल यूनिट है, ये भी तो क्या है, क्ले मिनरल का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना। जैसे कि क्या बात की थी हमने, टेट्राहेड्रल यूनिट की बात की थी, उस तरह से ये भी हमारा क्या एक तरह का बेसिक यूनिट है। अभी जो सेंटर में एटम है ना, इसके क्या होता है, एक सेंटर में एटम होता है। जैसे कि यहाँ पे 3 चीजें लिखी है, कि आयरन भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, और एल्यूमिनियम भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एटम मैं यहाँ से उठा के क्या करता हूँ, यहाँ पे बीच में रख देता हूँ। तो इस तरह से क्या है, इसकी अरेंजमेंट है, कि देखो एक ऑक्टाहेड्रल जो यूनिट है,
उसमें क्या है, एक मेटल का जो एटम है, यानी मेटल का हो या फिर एल्यूमिनियम का हो या फिर मैग्नीशियम का हो, ठीक है, मैग्नीशियम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम का हो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि मैग्नीशियम का हो, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम का हो, या फिर एल्यूमिनियम का हो, ठीक है, मैग्नीशियम का हो या फिर क्या हो, एल्यूमिनियम का हो, या फिर आयरन का हो, ठीक है। अब ये जो मैग्नीशियम आयरन हमारा एल्यूमिनियम का जो एटम है वो क्या है, बीचों बीच है बिल्कुल इसके, है ना। अब इसके सराउंडिंग में क्या है, इसके सराउंडिंग में इसके आसपास क्या है, 6 एटम्स है। कैसे 6 एटम्स है, 1 2 3 4 5 6, दिख रहे हैं कि 6 एटम्स है ना। तो इस एटम के, ये जो जनरली एटम है, इस एटम के क्या है, 6 सराउंडिंग एटम्स है। अब मोस्टली क्या होता है, ये जो एटम्स है ना, ये जो हमारी सराउंडिंग एटम्स है फॉर द आयरन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है, ये ना हाइड्रोजन होता है ना, सॉरी ये क्या होता है, या तो ये ऑक्सीजन होता है या फिर क्या होता है, ये OH नेगेटिव होता है, यानी ये हाइड्रोक्साइड लाइन होता है। कौन सा होता है, OH नेगेटिव होता है या तो ऑक्सीजन होता है, पर मोस्टली जो है वो OH नेगेटिव ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो इसका शेप है ना, वो इसकी शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। अब मुझे बताओ कि इसकी शेप ऑक्टाहेड्रल है तो इसमें कितने फेसेस होने चाहिए, 8 होने चाहिए। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कैसे होंगे 8, ठीक है। सबसे पहले एक तो ये पहला हो गया, हमने जो बाहर निकाला ये पहला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला हो गया, चौथा ये पीछे वाला हो गया। अब ऐसे ही पीछे है, एक दो पिछली साइड है, थर्ड जो ये बाहर की तरफ को है, फोर्थ ये जो नीचे की तरफ को है। तो ये 4 4 प्लस 4 कितने हो गए, 8 हो गए। तो ऑक्टा मतलब 8, हेड्रल मतलब फेसेस, तो क्या बोल सकता हूं मैं, देयर विल बी 8 फेसेस। अब ये जो चीजें है ना, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई कि मैंने बात की आयरन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये 3 चीजें यहाँ पे हो सकती है। ऐसा नहीं कि आयरन भी साथ में मैग्नीशियम, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, या तो आयरन का होगा या तो मैग्नीशियम का होगा या तो एल्यूमिनियम का होगा। नेक्स्ट कि ये सराउंडेड है बाय द 6 हाइड्रोक्साइड लाइन, ठीक है, OH नेगेटिव से सराउंडेड है। नेक्स्ट कि जब हम बात करें OH नेगेटिव की, तो ये पहले जो हम बात कर रहे थे किसकी बात करते हैं, हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। अभी जो ऑक्सीजन है इट वाज शेयर्ड बाय 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स, है कि नहीं, बट यहां पे OH नेगेटिव जो है ना, इट इज बीइंग शेयर्ड टू द 3 ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स। मतलब ये 3 ऑक्टाहेड्रल यूनिट के साथ शेयर होता है। यानी अगर जब मैं इस ऑक्सीजन की बात करूं तो ये ऑक्सीजन क्या है, ये जो ऑक्सीजन है, सॉरी यहां पे बात करते हैं, चलो यहीं पे बात करते हैं कि ये जो ये वाला ऑक्सीजन है ना, ये 3 के साथ शेयर होगा। एक तो ये, एक जो 3D में इसके पीछे होगा, ठीक है, आपको नहीं दिखेगा लेकिन 3D में जो इसके पीछे होगा ना, उसके साथ शेयर होगा। यानी एक OH नेगेटिव जो है वो 3 के साथ शेयर हो रहा है कि नहीं। और ऐसे कितने हैं, ऐसे 6 है। और हम अगर जो नेक्स्ट बात करें इसकी ओवरऑल चार्ज की, यानी नेट चार्ज की बात करें, तो नेट चार्ज में सबसे पहले किसको देखते हैं, अगर हम किसको देख रहे हैं, एल्यूमिनियम को देख रहे हैं, ठीक है, मान लो कि एल्यूमिनियम है बीच में, तो अगर जो एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का क्या है, 3 पॉजिटिव है, और साथ में क्या है, हम माइनस करेंगे कौन सा, OH नेगेटिव। OH का कितना है, एक तो -1 है, विच इज बीइंग डिवाइडेड बाय 3, है ना, क्योंकि 3 के साथ शेयर हो रहा है ना, मल्टीप्लाई बाय ऐसे कितने 6 है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू +1 आ जाएगा कि नहीं, ये 2 हो जाएगा, तो ये कट के कितना आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे -1 है ना, तो ये 3 हो जाएगा। तो ओवरऑल चार्ज जो ऑक्टाहेड्रल यूनिट के ऊपर रहता है वो कौन सा रहता है, +1 रहता है। अब इतनी चीज क्लियर होगी। अब इसको मैं कंपाइल करके अगर आपको बताऊं बेसिकली, अच्छा दूसरा क्या, नेक्स्ट क्या है हमारा इंपॉर्टेंट, कि मैं आपको बोल रहा हूं कि बनाओ भाई 3D बनाओ, तो आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, सर 3D तो हम बना नहीं सकते, तो 3D नहीं बना सकते तो फॉर द सिंप्लिसिटी हम इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एज अ रेक्टेंगल। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोचो कि सर ये तो बहुत रेक्टेंगल है तो बहुत बड़ा है, नहीं, ये एंगस्ट्रॉम में है, बहुत छोटे छोटे है ये, तो आप इसको नेकेड आई से क्या देख सकते हो, क्वेश्चन उठता है कि इसे नेकेड आई से आप देख सकते हो, तो नहीं, आप नेकेड आई से इसे नहीं देख सकते, और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब ये एल्यूमिनियम के लिए तो हम बोल रहे हैं एल्यूमिनियम शीट, क्या बोल रहे हैं, एल्यूमिनियम शीट है। तो आपको ये सारी चीजें पता लगी, 2 चीजें पता लगी आपको, 2 फंडामेंटल यूनिट्स की बात की हमने, कौन सी, एक तो टेट्राहेड्रल यूनिट की, सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट की, दूसरा ऑक्टाहेड्रल यूनिट की। अब ऑक्टाहेड्रल में भी आप एल्यूमिनियम लिख लो, मैग्नीशियम लिख लो, आयरन लिख लो। अगर जो एल्यूमिनियम आता है ना तो आप उसको गिब्साइट बोलते हैं, और आयरन आएगा तो आप क्या बोलोगे, उसको फेराइट बोलोगे, क्या बोलोगे, फेराइट बोलोगे। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ साथ में, राइट, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है, कि गिब्साइट कौन सा बोलेंगे, हम एल्यूमिनियम बोलेंगे, एल्यूमिनियम बेस्ड ऑक्टाहेड्रल शीट। फेराइट के लिए क्या बोलेंगे, Fe3 पॉजिटिव बेस्ड ऑक्टाहेड्रल शीट, ठीक है, यानी आयरन को बोलते हैं ना, ये केमिकल फॉर्मूला इसका। अच्छा ये चीज तो आपको क्लियर होगी। अब इसको मैं कंपाइल करके आपको बताऊं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि देखो जब हम ऑक्टाहेड्रल यूनिट की बात करें तो सबसे पहले 8 फेसेस वहां पे रहेंगे, है कि नहीं। अब इसकी जो शेप है वो ऑटोमेटिकली क्या है, वो इसकी शेप एक तरह की 8 फेसेस की वजह से 8 है, ठीक है। बाकी सराउंडेड बाय किससे, या तो ऑक्सीजन से होगा या तो OH नेगेटिव से होगा, यानी हाइड्रोक्साइड लाइन से होगा। अब मोस्ट ऑफ टाइम क्या रहता है, इसका हाइड्रोक्साइड लाइन रहता है, इसलिए इसको इस तरह से बोलते हैं। दूसरा, अब इसमें चार्ज कौन सा रहेगा, +1, इसमें नेट चार्ज रहेगा, इतना समझ में आया, ठीक है। अब बेसिकली क्यों रहेगा ऐसा, क्योंकि जिस तरह से क्या है, टेट्राहेड्रल एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, उसी तरह से क्या है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, तो इसमें भी क्या है, स्टेबिलिटी मिलती है, तो +1 का क्या है, इसमें चार्ज है, ठीक है। अब 3D में इसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो रेक्टेंगल फॉर्म में दिखाया है। सिमिलरली इसके लिए भी, टेट्राहेड्रल के लिए भी क्या है कि सिलिका शीट है, जैसे यहाँ पे सिलिका शीट थी ना, सिलिका शीट के लिए हमने क्योंकि इसको 3D में हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ किससे शेयर होगा ये जो नीचे वाला है, सिर्फ और सिर्फ 2 टेट्राहेड्रल यूनिट के साथ शेयर होगा। क्लियर हो गया इतना। तो इन फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में आपको अच्छे से पता लग गया कि हम ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम बीच में आएगा, ठीक है, या आयरन आ सकता है।
और उसमें क्या होगा कि जो बाकी के एटम्स रहेंगे इसके आउटर शेल में वो क्या रहेंगे, OH रहेंगे, ज्यादातर OH ही रहते हैं, अदरवाइज क्या रहेंगे वो O2 भी रह सकते हैं। इतनी चीज जो है वो आपको क्लियर है, राइट। अब बेसिक जो यूनिट्स हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है, अब ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। या तो सिलिका टेट्राहाइड्रल यूनिट्स क्या करेंगे, आपस में जुड़ के ऑक्सीजन की शेयरिंग करके वो एक शीट बनाएंगे, ठीक है। या तो वो क्या बनाएंगे, एक शीट बनाएंगे, जैसे कि मैंने बोला सिलिका शीट बना दी, ठीक है। या फिर वो चेन फॉर्मेशन करेंगे। ये चीज जो है वो आपको ज्यादा क्लियर होगी आगे जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। या फिर एक सिलिका टेट्राहाइड्रल यूनिट ऑक्टाहाइड्रल यूनिट के साथ जुड़ के कुछ ना कुछ फॉर्मेशन करेगी, राइट। इतना क्लियर हो गया। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब अगर जो आपको शॉर्ट सी चीज ये पता है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो बॉन्ड बनाएंगे। अभी जो बॉन्ड है वो बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है, ठीक है, या फिर वो कोवलेंट भी हो सकता है, राइट, या फिर वो प्राइमरी बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, सेकेंडरी बॉन्ड भी हो सकता है। तो इन बॉन्ड्स के बारे में जानना क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये कनेक्टिविटी करते हैं एक दूसरे के साथ। अभी कनेक्टिविटी किसकी तरह से होती है, एक बॉन्ड होता है, क्या वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्या वो आयन एक्सचेंज या इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज की वजह से हो रहा है, या फिर सिंपली क्या ऑक्सीजन की शेयरिंग की वजह से हो रहा है। तो ये सब जानना आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना कि इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स है। इतना क्लियर हो गया कि फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब उसको जान लेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि हमें बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, कि देखो जो भी बॉन्ड वो कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो भी कनेक्शन हो रहा है, तो वो बॉन्ड्स जो है वो पढ़ना भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो सिंपल सा शॉर्ट अगर मैं आपको फॉर्मुला बताऊं ना, तो आपको याद रखने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए कि कोई भी स्ट्रक्चर है ना, जो कोई भी स्ट्रक्चर जो है उसमें पहले क्या होता है, उसमें बॉन्ड, चलो यहां से देखते हैं कि हम अगर जो बोल सकते हैं कि कोई भी यूनिट जो है उसमें होती है लिंकेज, राइट। कोई भी यूनिट जो है उसमें होती है लिंकेज। अभी जो लिंकेज है वो किससे होती है, बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग। अगर जी सॉरी BONDING, ठीक है, तो बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग के बाद क्या बनता है आपका, द स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, वो टेट्राहाइड्रल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर वो क्या हो सकता है, ऑक्टाहाइड्रल भी हो सकता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर में होगी आपकी शेयरिंग। अब इस शेयरिंग की वजह से क्या होगा, या तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, या तो वो हमारा क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा, या फिर होगा हमारा आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या बनेगा, या तो वो शीट बनाएगा, या तो फिर वो चेन फॉर्मेशन बनेगा। देखो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे मैंने ये शॉर्ट्स आपको नोट बता दिया, ठीक है। आप इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, हमने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में आप इसको लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने कि एक भी फंडामेंटल यूनिट जो है ना, कोई भी फंडामेंटल यूनिट या क्या हो सकता है, टेट्राहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल, ये कोई फंडामेंटल यूनिट है ना, अब ये लिंकेज करती है थ्रू शेयरिंग ऑक्सीजन एटम। ये चीज आपको मैंने क्लियर की थी, ऑक्सीजन एटम का क्या होगा, शेयरिंग होगा, जैसे कि टेट्राहेड्रल में मैंने बताया। अब देखो या तो फिर वो क्या हो सकता है, टेट्राहेड्रल यूनिट के साथ शेयर करेगी, लिंकेज बनाएगी यानी शेयरिंग ऑफ द एटम्स, या फिर टेट्राहेड्रल यूनिट दूसरे के साथ करेगी, या फिर वो ऑक्टाहेड्रल यूनिट के साथ बनाएगी। तो जब ये ऑक्टाहेड्रल यूनिट के साथ बनाएगी ना, शेयरिंग करेगी, तो वहां पे हमारे पास क्या आती है, शीट्स बन के आ जाती है, जैसे कि क्ले मिनरल्स में होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था सिलिका शीट्स। और जैसे कि चेन्स बन सकती है, क्या बन सकती है, शीट्स बन सकती है, चेन्स बन सकती है। तो इसी तरह से क्या है कि ये चीजें जो है मैंने आपको शॉर्ट नोट में क्लियर कर दी है। तो अब इन बॉन्ड्स के बारे में जानना जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली इसका क्या बेसिक यूनिट्स है। तो बॉन्ड से रिलेटेड हमें स्टडी करनी है, राइट। ये चीज आपको क्लियर होगी। लेकिन बॉन्ड से पहले इंपॉर्टेंट जो है आपको पढ़ने के लिए कि दैट इज द एटम, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि टेक्स्ट बुक में जब हम 2D में देखते हैं ना, टेक्स्ट बुक में जब हम 2D में देखते हैं तो हम बोर मॉडल यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, गोल गोल ऑर्बिट यानी शेल में घूमते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। ये ना एक तरह का क्या है, सिंप्लीफिकेशन है, यानी समझने का तरीका है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल नहीं घूमते, ठीक है। ये शेल्स क्या है, ये होती है शेल्स, जिसको हम बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं इसको हम, इज इक्वल्स टू सर्कल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब कई बार आपने देखा होगा कि एटम जो है एक्चुअल में इस तरह से नहीं दिखते, लेकिन टेक्स्ट बुक में फॉर द इजी अंडरस्टैंडेबल हम इस तरह से इसको शो करते हैं। लेकिन एक्चुअल में आपको किस तरह से दिखेगा एक एटम, देखो आपको एक्चुअल में इस तरह से दिखेगा। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीच में है एक न्यूक्लियस। ये चीज मैंने यहाँ पे भी बताई है 2D में कि न्यूक्लियस है। अच्छा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्लियर हो गया इतना। और इसके सराउंडिंग में क्या घूमते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स। क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट बोलते हैं। तो इस तरह का कुछ हमारा 3D में जो है, बेसिकली जो 3D होता है ना, 3D में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है गोल ऑर्बिट में नहीं घूम रहे, बल्कि ये एक क्लाउड बनाते हैं जिसमें, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ना थोड़ी अनसर्टेन होती है, वो एक रीजन में क्या होते हैं, एक रीजन में नहीं होते, वो जहां पे उनके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना, वो वहां पे दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि वो एक रीजन में दिख रहा है आपको तो यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन थोड़ी सी क्या है, अनसर्टेन होती है। वो ना एक रीजन में होते हैं जहां पे उनकी होने की चांसेस क्या है, ज्यादा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो रियल स्ट्रक्चर होता है ना, वो 3D में क्या दिखता है हमको, 3D फजी क्लाउड की तरह दिखता है। फ्लजी फजी क्लाउड की तरह आपको ये दिखता है, ठीक है। जिसे कि हम ना यहाँ पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो ऑर्बिट्स है ना, इन ऑर्बिट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, SP D F ऑर्बिट के फॉर्म में आप दिखाते हैं।
यानी सिंपल सी बात आप एक समझो कि देखो हम अगर जो बोले कि 2D सर्कल डायग्राम जो है वो हमारे लिए किस लिए, यहाँ पे जो 2D सर्कल डायग्राम है ये किस लिए है, हमारे फॉर इजी एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर जब हम 3D मॉडल देखें तो रियल साइंटिफिक क्या स्ट्रक्चर है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, क्लाउड बनाते हैं, एग्जैक्ट गोल सर्कल में नहीं घूमते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दी। कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर आपने एटम्स तो इस तरह से होता है लेकिन आपने इस तरह से दिखाया, तो ये फॉर द इजी अंडरस्टैंडेबल फॉर द स्टूडेंट्स है, इसलिए ये मैंने इस तरह से बताया आपको। सेकंड ऑफ ऑल हमने बोला कि बॉन्ड पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये चीजें जो है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट यू मीन बाय द एटम, और एटम में ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि वो क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। अब एटम के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो एटम के सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, जिसमें भी क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। अब ये चीज क्लियर कहां से होगी आपको, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि न्यूक्लियस देखा, तो न्यूक्लियस में ये जो बाहर का आउटर शेल है ना, ये जो बाहर का आउटर शेल है ये क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूट्रॉन क्या है, रेड में दिखा रखे, और प्रोटॉन क्या है, वो ब्लू में पर्पल में दिखा रखे, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, ठीक है। अब न्यूक्लियस की चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियस की चारों तरफ क्या है, ये जो न्यूक्लियस की चारों तरफ क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स गोल नहीं घूम रहे, इन रियलिटी किस में घूम रहे, ये मतलब जहां पे उनकी असर्टेन, जिनकी एनर्जी की चांसेस जितने ज्यादा होंगे ना वो उतने पास रहेंगे इसके, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको शो किया जा रहा है। तो जहां जहां पे हम बोलें कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग शेल में अरेंज होते हैं, है ना, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसमें है, ये एस पे है, फिर बाद में देखेंगे तो पी में है, फिर डी में है, मतलब इनको नेमिंग इस तरह से दी जाती है। लेकिन जब हम इसमें देखते हैं ना 2D स्ट्रक्चर में, तो इसकी नेमिंग भी अलग होती है। अभी शेल्स जो है, मैंने अभी शेल्स के बारे में बताया था आपको कि ये जो सर्कल्स है ये एक तरह के क्या है, शेल है। अब शेल बेसिकली होता क्या है ना, तो शेल क्या है, एक तरह का क्या है, एनर्जी लेवल है। क्या है ये, दीज आर द एनर्जी लेवल। अब एनर्जी लेवल है यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है ना एटम के न्यूक्लियस के अराउंड, इट विल बी टर्म्ड एज अ शेल। इतना समझ आ गया। अब दूसरा क्या है, हम 2D में क्या बोल रहा हूं मैं, 2D में हम इन्हें किस तरह के नाम से बोलते हैं, हम बोलते हैं के एल एम एन एन, शेल के नाम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये चीज आपने ना पहले ही पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, पर बच्चे कई बार भूल जाते हैं। तो मैं देखो बात ऐसी है कि कोई आपसे ये पूछने वाला नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। तो आपको हर एक चीज जानना जरूरी भी है। अब आपको अगर स्किप भी करना है तो आप स्किप भी कर लो, लेकिन अभी अगर जब आप इसको ध्यान से देख लोगे तो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब एटम में क्या है कि हम शेल्स को नाम से बताते हैं, के एल एम एन एन, इस तरह से नाम से बनाते हैं। अगर जब मैं यहाँ पे छोटा सा आपको टेबल बनाऊं ना, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि क्या शेल का मैं बता रहा हूँ। कि देखो अगर जब मैं यहाँ पे शेल लिखूं तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये शेल को रिप्रेजेंट किया। दूसरा, अब इनकी नेमिंग किस तरह से होती है, नेम, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ अरेंज, ठीक है। ये शेल मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और नेक्स्ट क्या है हमारा, नेम। अगर जो शेल फर्स्ट हुआ है तो इनके नाम भी तो होंगे, तो हमने नाम कैसे लिख दिया कि हमने पहला बोला जो वो के शेल है, ठीक है। ऐसे ही क्या है एल, फिर ऐसे ही क्या है एम, और ऐसे ही क्या है एन है। तो के एल एम एन, तो ये हो गए हमारे क्या, शेल्स के नेम हो गए। अब इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, यहां पे देख लेते हैं कितने हो सकते हैं। मतलब हर एक एनर्जी लेवल पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, के में होते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। और एम में कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। और एन शेल में कितने होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। यानी इनकी अपर लिमिट क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि के की कितनी है, तो आप बोल सकते हैं कि के में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। और मैंने बोला फिर एल में कितने रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। और वैसे ही एम में कितने रह सकते हैं, 18 रह सकते हैं, और फिर 13 रह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, शेल का नेम। शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये चीज होगी। अब क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करें। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल होता है, यानी शेल फॉर्मेशन का रूल होता है। उस रूल का एग्जांपल क्या है, ऐसे इस तरह से समझो कि 2n स्क्वायर होता है। इसका क्या मतलब है कि जो देखो जब हम के शेल को देखते हैं ना, तो के शेल में सबसे पहले जो n है वो क्या है, 1 है। क्यों, यहाँ पे देखो शेल कौन सी है, n इसका 1 है। अगर n इसका 1 है तो इस केस में अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो 2 × 1 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो ये वाला फॉर्मूला हमें क्या बताएगा कि कैसे आप किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर जब मैं किसके लिए देखूं, एल के लिए देखूं, तो एल के लिए n क्या है, 2 है। तो उस केस पे क्या हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू विल बी इक्वल्स टू 8। 2 क्यूब 8 होता है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन विल बी देयर। द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी पॉसिबली प्रेजेंट इन द एल शेल, यानी एल एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस शेल को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं। सेकंड ऑफ ऑल अगर मैं एम के लिए देखूं तो एम के लिए एन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और वैसे ही क्या हो जाएगा, 2 × 3 का क्यूब विच विल बी इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन। यहां पे मैक्स लिख दो। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला पता लग गया कि किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी शेल में, ठीक है। अब ये ना, अब इंपॉर्टेंट तो ठीक है कि इतने ही होते हैं, तो ये ना हमारे लिए क्वेश्चन होता है कि कैसे फिल होते हैं शेल्स। ये शेल्स फिल कैसे होंगे, आपने लिख तो दिया कि इसकी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। तो देखो जब भी हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स की, तो सबसे पहले ना लोएस्ट एनर्जी शेल यानी के,
के क्या है हमारा, लोएस्ट एनर्जी शेल है। तो के से फिल करना शुरू करेंगे, फिर बात आएगी किसकी, एल की, एम की, एन की, ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। समझ रहे हो? अगर जैसे तुमसे कोई पूछे कि लोएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा होगा, जो सबसे क्लोजेस्ट होगा टू द न्यूक्लियस, वो हमारा क्या होगा, लोएस्ट एनर्जी शेल होगा। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन पहले लोएस्ट एनर्जी शेल में भरेंगे, फिर उसके बाद कहां भरेंगे, एल में भरेंगे, फिर एम में भरेंगे, फिर एन में भरेंगे। तो शेल में भरते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी एंड रूल्स, है ना, ये एनर्जी रूल्स है। अच्छा, फिलिंग सीक्वेंस अगर जो कोई आपसे पूछे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर जो मैं लिखूं फिलिंग सीक्वेंस क्या है हमारे पास, के भरेगा पहले, फिर एल भरेगा पहले, फिर एम भरेगा पहले, फिर एन भरेगा, और आगे और आगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया फिलिंग सीक्वेंस क्या है हमारे पास। अब इसका जैसे अभी ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल ले लो। मान लो कि हम सोडियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, Na की बात करते हैं। अब Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन है तो शेल की फिलिंग कैसे होगी, इसमें सबसे पहले के में भरेगा, तो के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। एल में एल देखेंगे, उसके बाद क्या आएगा, एल आएगा। अब एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। और फिर आएगा एम। अब एम में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, लेकिन हमें 18 जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें कितनी है, हमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बनना है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं यहाँ पे लिखूं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या होगी कि 2, 8 एंड 1, ये हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए सोडियम क्या है, अनस्टेबल है, बॉन्ड बना सकता है। मतलब अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि देखो आप इसके एम को देखो, तो एम में कितने भर सकते थे, 18 भर सकते थे, लेकिन अभी कितने भरे, 1 भरे हैं, है ना। तो अभी 17 तो हमारे पास खाली है, तो बिकॉज ऑफ 1 इसमें मैक्सिमम कितने भरेंगे, 18 भरेंगे। तो अभी इस केस में क्या है, ये अनस्टेबल है, इट इज अनस्टेबल। क्या करेगा ये कि ये 17 तो नहीं, 17 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं गेन कर सकता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, ये दे सकता है, जिसकी वजह से सोडियम और क्लोराइड के बीच में क्या बनता है, हमारा एक बॉन्ड बनता है। क्यों बनता है बॉन्ड, बिकॉज ऑफ द अनस्टेबिलिटी ऑफ द एटम। अनस्टेबिलिटी ऑफ द एटम ये क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज करता है, जिसकी वजह से एक बॉन्ड बनता है। तो ये चीज बताने के लिए मैंने आपको ये सब बताया था कि देखो सोडियम को हम देखते हैं तो उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एम में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, हमारे 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो पूरा का पूरा क्या है, स्टेबल है। तो हर अनस्टेबल है, लेकिन हर एक एटम जो है ना वो स्टेबल होना चाहता है। अब आप बोलोगे सर ये अनस्टेबल कैसे हो गया, देखो क्या होता है ना कि ऑक्टेट रूल का जो कनेक्शन है ना वो समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एटम्स तब तक स्टेबल होते हैं जब तक उनकी आउटर शेल, यानी हम उसको वैलेंस शेल भी बोलते हैं। क्या बोला मैंने कि वैलेंस शेल जब तक उसकी कंप्लीटली फिल नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल। अगर जैसे हमने इसको सोडियम को देखा तो इसकी आउटर शेल कौन सी रही, वैलेंस शेल कौन सी रही, एम इसकी वैलेंस शेल रही। क्यों रही एम इसकी वैलेंस शेल, क्योंकि यही इसकी क्या है, आउटर शेल है। अब इसकी आउटर शेल जो है वो कंप्लीटली फिल नहीं है, कंप्लीटली फिल नहीं है तो वो क्या नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें ये चीज मालूम होगी कि 1 देख रहे हैं हम, तो एम तो 17 भर सकते थे, लेकिन 1 नहीं भरा है, तो यहाँ पे ये अनस्टेबल है और ये या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करेगा, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, वो अनस्टेबल ही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन को अगर ये दे देगा ना तो हमारे पास इसकी आउटर वैलेंस शेल कौन सी बचेगी, फिर हमारे पास इसकी बचेगी एल, और एल की मैक्सिमम लिमिट क्या इलेक्ट्रॉन भरने की, दैट इज 8। तो इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिमिट 8 है, तो इसका जो वैलेंस शेल है वो क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा एटम क्या हो जाएगा, हमारा स्टेबल हो जाएगा। और सारे एटम चाहते हैं कि वो स्टेबल, आप चाहते हो कि नहीं आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाए, आपके पास फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो जाए, आपके पास मेडिकली इंडिपेंडेंस हो जाए आपके पास। तो ये चीजें जो है आपको स्टेबिलिटी लाती है जिंदगी में, पैसा आपकी स्टेबिलिटी लाता है, उस तरह से पढ़ाई आपके लिए स्टेबिलिटी लाती है। तो हर चीज जो है वो आपको स्टेबिलिटी लाएगी। वैसे ही एटम का केस होता है कि हर एक एटम जो है वो स्टेबल होना चाहता है, उसके आउटर शेल क्या होनी चाहिए, वो कंप्लीटली फुल होनी चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि स्टेबिलिटी के लिए क्या कर रही है, वो बॉन्डिंग बना रहे हैं। अनस्टेबल है तो वो बॉन्डिंग बनाएंगे। अब ये बॉन्डिंग जो बन रही है हमारी, अब ये बॉन्डिंग जो है, तो अभी हमने क्या बोला कि जब बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस होता है तो एटम क्या सीख करता है, स्टेबिलिटी सीख करता है। अच्छा, स्टेबिलिटी कैसे आएगी किसी भी एटम में, ये जानना बहुत जरूरी है। दैट इज जब उसके वैलेंस शेल ना कंप्लीटली क्या हो जाए, फिल हो जाए, या फिर ऑक्टेट उसका क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। क्या बोला मैंने, उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीटली फिल हो जाए। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, ऑक्टेट का मतलब होता है कि जो उसका आउटर शेल है ना, जो भी उसका आउटर शेल है, आउटर जो शेल है उसमें क्या हो कि 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट हो। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑक्टेट जो है, ऑक्टेट कंप्लीट होने पर एटम क्या कर जाएगा, स्टेबिलिटी को अचीव कर जाएगा, राइट, मतलब स्टेबिलिटी को अचीव कर जाएगा। और कैसे करेगा वो, ये चीज कैसे करेगा स्टेबिलिटी को अचीव, या तो वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा या फिर वो शेयरिंग करेगा। अब ये दो चीजों से निकलता है आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड, कि आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली है क्या। पर आपको एक बेसिक चीज पता लगी, जब तक किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक, यानी आउटर शेल 8 इलेक्ट्रॉन से फिल नहीं होगा, तब तक वो स्टेबिलिटी को अचीव नहीं कर पाएगा। इसको एक तरह से समझो, मान लो कि एक टेबल है ना, और इस टेबल में क्या है कि 1 से लेकर
8 तक यहाँ पे बच्चे जो है बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 बच्चे बैठे तो अभी वो स्टेबिलिटी को अचीव नहीं किया, जब तक कि उसमें 8 बच्चे नहीं बैठ जाते तब तक वो क्या है, रिलैक्स्ड होगा। उसके बाद क्या है कि उसके बाद सारे के सारे बच्चे रिलैक्सली बैठ सकते हैं। अदरवाइज बाकी सारी जो पोजीशन है वो रेस्टलेस पोजीशन है, और सिर्फ 8 ही है जहां पे सब लोग रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, एज अ स्टेबिलिटी विल बी अचीव एट दैट मोमेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड होगी कि एटम सीख करता है स्टेबिलिटी, और वो कैसे करेगा, बाय इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या फिर शेयरिंग, जब उसके ऑक्टेट कंप्लीटली फेल हो जाए, यानी उसका आउटर शेल जो है 8 इलेक्ट्रॉन से फेल हो जाए। अब इसको समझने के लिए आप सोडियम का देखो, यहाँ पे क्या है, सोडियम क्या है, 11 इसका एटॉमिक नंबर है और क्लोराइड का 17 है, राइट। अब इसके ऑक्टेट में सिर्फ एक की नीड है, एक की नीड है, तो एक की नीड है, तो सोडियम इसको क्या करता है, एक दे देता है, तो इसका ऑक्टेट फिल हो जाएगा। ऑक्टेट कैसे फिल हो जाएगा, 2 8 1 इसकी कॉन्फिगरेशन थी, अब 1 हट गया तो 8 बच गया, तो इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीटली क्या है, फिल हो चुका है 8 से। अब यहाँ पे क्या है 18, तो 18 है तो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8 एंड 8। अच्छा ये होगी तो इसके मतलब क्या है कि ऑक्टेट इसका कंप्लीटली फिल है, दैट इज वाई क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस में देखेंगे हम, एक सोडियम HCl, एक कॉमन सा सॉल्ट है, तो इसमें देखते हैं कि अगर जो मैं मान लू सोडियम जो है Na, अगर जो मैं बताऊं तो Na में क्या है कि उसका कॉन्फिगरेशन क्या है, बेसिकली ये इसका कॉन्फिगरेशन कि देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर उसके बाद कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आएंगे, राइट। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा है। सिमिलरली अगर जब मैं देखूं क्लोराइड का, तो क्लोराइड में क्या है, 2 3 और ये 4, देखो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आएंगे। अब उसके बाद कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आ गए, तो यहाँ पे नीड कितनी है, इसको एक की नीड है, और यहाँ पे देने की कितनी की है, एक की है। तो ये अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ताकि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीटली फिल हो जाए और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीटली फिल हो जाए। दैट इज वाई जो इन दोनों के बीच का बॉन्ड होता है ना, ये होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का बॉन्ड है, तो इस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो इन शॉर्ट अगर जब मैं आयनिक बॉन्ड की बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, वहां पे हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड होगा। क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड बनता है उस टाइम पे, राइट। जैसे कि किसमें, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया, और क्लोराइड ने वो इलेक्ट्रॉन क्या है, ले लिया है, तो दोनों के आउटर शेल कंप्लीट हो जाएंगे, और इस केस में हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बनता है। कब, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, राइट। अब सेकंड ऑफ ऑल अगर जब मैं बात करूं शेयरिंग की, यहाँ पे 2 चीजें ना, ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो उस केस में क्या बोलते हैं हम, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। सेकंड ऑफ ऑल अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड भी हम एक एग्जांपल की तरह से ही समझ सकते हैं, राइट। कि हम एग्जांपल लेते हैं जहां पे हमने क्या बोला कि देखो एक कोवलेंट बॉन्ड का जो एग्जांपल है ना, वो आप इस तरह समझो कि वाटर आपने देखा, राइट। हाइड्रोजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है ना, इसकी 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी। सिमिलरली ऑक्सीजन को देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 2 6 हो जाएगी। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली पॉजिटिव होता है कि नहीं, और जो ऑक्सीजन है वो जनरली क्या होता है, -2 होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो जब हम हाइड्रोजन को देखते हैं ना, तो हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन की कॉन्फिगरेशन कितनी है, 2 और 6। अब यहाँ पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो नीड है ताकि वो अपने ऑक्टेट को क्या कर सके, फुल कर सके। और जब हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, नीड है, ताकि वो अपना ड्यूएट जो है वो अपना कंप्लीट कर सके, ठीक है। ड्यूएट और ऑक्टेट मींस 8, ड्यूएट मींस 2। तो अगर जब हम देखें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो जनरली क्या होगा, वो जनरली होगा इलेक्ट्रॉन का शेयर हो जाना। कैसे, देखो कि एक हाइड्रोजन अगर एक ऑक्सीजन को देखे तो वो सिर्फ उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। इधर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास देने के लिए। सिमिलरली एक और हाइड्रोजन अगर मैं ले आऊं और उसके पास भी सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन देने को है, तो यहाँ पे होगा क्या, इसके पास कितने हैं, इसके पास 2 नीड है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 इसके होंगे, और आउटर में कितने होंगे इसके, आउटर या फिर आउटर का ही ड्रॉ करता हूं 2, और ये हो गए हमारे 6। तो जब ये इसको अपना देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तब तो यहाँ पे इनकम्प्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए, किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए, तो यहाँ पे बनता है कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनता है, क्या होगा यहाँ पे कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसके यहाँ पे अराउंड है, तो 1 यहाँ पे हो गया, ठीक है, 1 यहाँ पे हो गया। अब ऑक्सीजन ने क्या किया कि अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से दिखाए, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन इससे भी मिल गए, तो अब टोटल कितने हो गए ऑक्सीजन के लिए ऑक्टेट में, 8 हो गए, है कि नहीं, 2 2 4 5 6 7 8 हो गए, और इसके डुएट में कितने हो गए, 2 हो गए, तो ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इनके बीच का इस तरह से एंगल बनता है, ऑक्सीजन हमेशा बीच में रहता है, राइट, इतनी चीज है। और ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, वो हाइड्रोजन ने दे दिए, और हाइड्रोजन के डुएट चाहिए थे, तो उनके 2 इलेक्ट्रॉन टोटल जो है वो कंप्लीट हो गए बाय गिविंग और बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, नॉट गिवन, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जो है वो H2O में हो रही है, तो इस जो पूरे को है उसको मैं क्या बोलूंगा, कोवलेंट बॉन्ड बोलूंगा। इसको मैंने क्या बोला, कोवलेंट बॉन्ड बोला। अब ऑक्सीजन हर हाइड्रोजन के साथ 1 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है।
अच्छा ऑक्सीजन के पास कितने थे 6, तो 6 + 2 कितने हुए 8, तो 8 इसका कंप्लीट हो गया। अच्छा हाइड्रोजन के पास कितने थे 1, और एक एक अगर जो उसे मिल गया तो उसका डुएट क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल जाती है और आप क्या बोलोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या हो रहा है कोवलेंट बॉन्ड हो रहा है। अच्छा दूसरा ये वाला एंगल कितना होता है इन दोनों के बीच का 105। अच्छा हम अगर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन क्या है ऐसे ऐसे करके ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 नेगेटिव आएगा राइट। अच्छा जो हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन क्या है नेगेटिव है और हाइड्रोजन क्या है पॉजिटिव है। तो ये जो वाटर है वाटर का मॉलिक्यूल है जो कि एक बॉन्ड बना चुका है, ये किस में होता है बायपोलर इन नेचर होता है। क्या होता है बायपोलर इन नेचर। कैसे, जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो एक साइड हो गया और नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या हो गया एक साइड हो गया, है कि नहीं। देख रहे हैं आपको कि 2 पॉजिटिव यहाँ पे एक नेगेटिव यहाँ पे, तो यहाँ पे पोल्स बनते हैं पॉजिटिव पोल्स और नेगेटिव पोल्स, है कि नहीं। यानी आपको पता है ना कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये किसकी बात होगी हमारी कोवलेंट बॉन्ड की होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा शेयरिंग होगा। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन और बनाते कौन सा बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इतना क्लियर हो गया। और आयनिक बॉन्ड किसमें बनेगा, जैसे कि कॉमन सॉल्ट NaCl में आपको देखेगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सारे एग्जांपल जो है मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, कि आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि आयनिक जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा वेरी स्ट्रॉन्ग NaCl एंड पोटेशियम क्लोराइड जो है वो इसका क्या है एग्जांपल है। और यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। मेटलिक बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग रहेगा FeCO फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, दैट इज वाई इलेक्ट्रिसिटी को वो फ्लो करा सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड और प्राइमरी बॉन्ड की बात मैं अभी करता हूँ आपके सामने कि अगर जो हम बात करें किसकी प्राइमरी बॉन्ड्स की, तो प्राइमरी बॉन्ड्स जो है वो स्ट्रॉन्गर होते हैं मोर देन द सेकेंडरी बॉन्ड्स। क्या बोल रहा हूं मैं प्राइमरी बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल इसका क्या है HCl जो है इसका एक एग्जांपल है ना। हाइड्रोक्लोराइड इसका क्या है एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है ट्रांसफर होता है, इसलिए ये क्या होते हैं स्ट्रॉन्गर देन द सेकेंडरी बॉन्ड्स होता है। अब सेकेंडरी बॉन्ड्स में क्या होता है कि अगर मैं सेकेंडरी बॉन्ड्स को बोलूं तो वो क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज है ना। अच्छा इसका पॉजिटिव आइंस है तो यहाँ पे ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं। और इनके बीच में क्या होगा एक बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा एक बॉन्ड बनेगा। अब ये बॉन्ड जो है वो इन दोनों के बीच में बना है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। अब क्या होगा कि मान लो कि इसके आसपास एक नेगेटिव चार्ज एक और चीज आ गई एक और आ गया, तो वो हाइड्रोजन गेट कंफ्यूज्ड। अच्छा कंफ्यूज जाएगा तो एक पार्शियली इसका क्या बनाएगा बॉन्ड बनाएगा जो कि वीक होगा राइट। वो इसकी तरह स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन ये क्या है नॉर्मली वीक होगा। तभी इसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हम क्या बोलते हैं इट इज वीकर देन द प्राइमरी बॉन्ड। क्यों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक तरह का, आप इस तरह से समझो कि मान लो कि आपने कोई 2 लड़के हैं ठीक है, इन्होंने क्या किया कि एक दूसरे को पेन दिया, तो अगर इन दोनों को कह दिया पेन दिया है तो वहां पे क्या एक तरह का बॉन्ड बन चुका है ठीक है। पर आप मान लो कि किसी एक लड़की को देख रहे हो दूर से है ना, तो वहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बनेगा, वो कभी भी टूट सकता है ना। तो इसी तरह से क्या है एक बॉन्ड बनता है बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द नेगेटिव। जब हाइड्रोजन गेट कंफ्यूज पहले से ही उसने क्या कर रखा है एक तरह का बॉन्ड बना रखा है, लेकिन उसके बाद क्या है कि वो उसके साथ भी एक तरह का छोटा सा बॉन्ड बना देता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड राइट। सिमिलरली क्या है पोटेशियम भी है। अब पोटेशियम के पास क्या है मान लो कि उसने पहले से ही बॉन्ड बना रखा है, मान लो पहले से ही बॉन्ड बना रखा है, लेकिन उसके पास कोई पॉजिटिव आ जाता है तो वहां पे क्या बनता है एक और बॉन्ड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी। आयनिक में ही है ये, किसमें है आयनिक में ही है ये सेकेंडरी बॉन्ड। और कई बार इसको क्या बोलते हैं हम पोटेशियम बॉन्ड भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं पोटेशियम बॉन्ड भी बोल देते हैं ठीक है। तो प्राइमरी हो गया सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी पता लग गया कि स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, और हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पोटेशियम। पोटेशियम बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है वीक होता है। पर कई बार बच्चे पूछते हैं कि प्राइमरी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी बॉन्ड, क्योंकि जो प्राइमरी बॉन्ड है ना उसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रही है या फिर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है ट्रांसफरिंग हो रही है। दैट इज वाई जो प्राइमरी बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि प्राइमरी बॉन्ड के लिए क्या बोल सकते हैं इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी देयर, अट्रैक्शन विल बी देयर। और सेकेंडरी बॉन्ड्स में क्या हो रहा है सिर्फ एक तरह की क्या है यहाँ पे वीक अट्रैक्शन है, क्या है एक तरह की वीक अट्रैक्शन है ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो जनरली क्या रहेगी लेस रहेगी। तो हम बोल सकते हैं लेस स्ट्रेंथ विल बी देयर इन द हाइड्रोजन बॉन्ड राइट। एग्जांपल में क्या है कि अगर हम बात करें प्राइमरी बॉन्ड की तो मैंने अभी बताया था सोडियम ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl। अब इसमें क्या है कि आयनिक बॉन्ड बनता है जो कि ज्यादा क्या है स्ट्रॉन्ग होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी जो होता है ना वो अराउंड 2801 डिग्री पर सेंटीग्रेड होता है, मतलब तक जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये इतना है, इतना तक जा सकता है NaCl का भी, ताकि इन दोनों को तोड़ सके। तो इसकी स्ट्रेंथ जनरली क्या रहेगी ज्यादा रहेगी। और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या रहेगा वीकर होता है, तो इसलिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है सबको पता है कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं। तो दैट इज वाई आप बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो जनरली वीकर रहेगा देन द प्राइमरी बॉन्ड ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इतना अंडरस्टैंड हुआ आपको, सिंपल सी बात है, ये तो कोई मतलब टफ नहीं है। अब सेकंड
नेक्स्ट जो हम बॉन्ड की बात करने वाले हैं ना, उसके लिए हमें को पहले वाटर के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल किस तरह से होते हैं, इस तरह से ऑक्सीजन होता है, ठीक है, यहाँ पे 2 नेगेटिव होता है, और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कुछ इस तरह से, होता है कि नहीं, और इसके बीच का एंगल जो है वो 105 डिग्री होता है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब सेकंड ऑफ ऑल जब आप इसको देखते हैं ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव स्लाइटली क्या है, जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बात कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे H पॉजिटिव की वजह से क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव की वजह से यहाँ पे 2 नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव की वजह से क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज आता है। अच्छा, ये दोनों, इन दोनों की वजह से क्या होता है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है ना, वो बाइपोलर इन नेचर होता है। क्या होता है, इट इज इन बाइपोलर इन नेचर। क्या होगा, बाइपोलर इन नेचर। अब क्वेश्चन उठता है कि सर इससे हमें फायदा क्या हुआ। इससे फायदा ऐसा हुआ कि कई बार आप लोगों ने क्या देखा होगा कि एक एक्सपेरिमेंट करते थे हम बचपन में, क्या कहते थे कि देखो टैप से अगर जो पानी गिर रहा है ना, अगर जो मान लो कि फ्रीली क्या है, ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ अ ग्रेविटी क्या है, ये फ्रीली अगर जो फॉल कर रहा है, और आप क्या करो, एक चार्ज रॉड ले आओ, क्या करो, एक चार्ज रॉड ना इस पानी के पास ले आओ। यहां पे मैं एक चार्ज रॉड बना देता हूं, ठीक है। मान लो कि चार्ज रॉड आपने क्या किया, यहाँ पे आपने चार्ज रॉड कर दिया। आप क्या करो, इस ये जो चार्ज रॉड है ना, इसको बिल्कुल पानी के बिल्कुल साथ में रख दो इस तरह से। अभी ये देखो यहाँ को बिल्कुल अंडर द ग्रेविटी ये बिल्कुल फ्रीली फॉल कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप पानी के पास ना एक चार्ज रॉड रहोगे, आपको क्या दिखेगा कि जो पानी है ना, ये डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा, कुछ इस तरह से डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन उठता था कि ये कैसे हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको क्या पता है कि यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया कि पानी जो है वो बाइपोलर इन नेचर होता है, वाटर इज बाइपोलर इन नेचर, जिसकी वजह से क्या है कि स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एक साइड की, पॉजिटिव चार्ज की जो कंसंट्रेशन है वो एक साइड हो गई है, और नेगेटिव चार्ज की क्या है, कंसंट्रेशन एक तरफ हो गया है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव ये मैंने चीज आपको क्लियर कर दी कैसे है। अब क्या करो कि चार्ज रॉड जब आप पास में लाते हो ना, तो जितने भी मान लो कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है ना, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज रॉड, जितने भी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है, वो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बोलता है कि पॉजिटिव विल अट्रैक्ट द नेगेटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव, राइट, एंड पॉजिटिव विल रिपेल एंड नेगेटिव विल आल्सो रिपेल ईच अदर। अगर मैं नेगेटिवली चार्ज यहां पे रॉड ले आऊंगा, तो पॉजिटिवली चार्ज जो भी होगा वो इसको डाइवर्ट करेगा। अच्छा, ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी। हम जब बात करते हैं ना किसी भी क्ले मिनरल्स की, ठीक है, अच्छा ये चीज मैंने बोलती, तो एक बेसिकली क्या बनता है कि एक वाटर बॉन्ड बनता है। जब भी एक वाटर बॉन्ड बनता है ना, तो वो क्या है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, वाटर बॉन्ड। क्या बोल सकते हैं हम इसको, वाटर बॉन्ड। अच्छा, ये वाटर बॉन्ड के साथ क्या रिलेशन है, देखो क्या करो कि एक दो क्ले मिनरल्स ले लो, दो क्ले मिनरल्स ले लो, मान लो कि दो हमारे पास क्या है, क्ले मिनरल्स है, ठीक है। मान लो कि क्या है हमारे पास दो एक आइडेंटिकल क्ले मिनरल्स है। अब क्या करो कि देखो जो भी क्ले मिनरल्स होता है ना, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है क्ले मिनरल्स, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम जब किसको देखते हैं, मॉन्ट मोनोलाइट को देखते हैं, तो उसमें जो हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है वो भी ज्यादा होता है कि नहीं, लिक्विडिटी इंडेक्स जो है वो भी ज्यादा होता है, राइट। स्वेलिंग और श्रिंकेज जो है हमको वो किसमें मिलती है, ज्यादा मिलती है किसमें, हमको मॉन्ट मोनोलाइट जिसमें भी, या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल की बात कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली जब हम क्ले मिनरल्स को देखते हैं, क्योंकि उन्हीं में आते हैं क्ले के मिनरल्स ही है ना ये सब, तो हम क्ले मिनरल्स को अगर जनरलाइज करके देखें, तो हम क्या करें कि नेगेटिवली चार्ज अगर क्ले मिनरल्स है ना, अगर हम इसमें क्या करें, पानी ऐड करें। मान लो कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया, तो जो भी पानी ऐड होगा ना, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, वो पॉजिटिव आइंस जो है, पॉजिटिव आइंस कौन से, H पॉजिटिव और भी कई कंपाउंड्स होते हैं, उनके क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमने कॉमन सॉल्ट के बारे में बताया, तो Na पॉजिटिव Cl है ना, Ca2 कैल्शियम के लिए। तो ये जो पॉजिटिवली आइंस चार्ज होते हैं ना, ये क्या करते हैं, नेगेटिवली चार्ज को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जिसकी वजह से जो पॉजिटिव आइंस है फॉर द H पॉजिटिव, और इसके ये क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट करके, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेंगे, क्ले मिनरल्स के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करके यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक लेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक तरह की लेयर बनाएंगे। अब मान लो कि इन दोनों ने लेयर बनाई, और इन दोनों का डिस्टेंस, मान लो नॉर्मली जो इनका डिस्टेंस था वो पास में था, लेकिन जैसे ही हमने इसमें वाटर कंटेंट को इंक्रीज किया ना, मान लो कि मैंने इसका वाटर कंटेंट क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यानी मैं इस पे क्या कर रहा हूं, पानी डाल रहा हूं। इस क्ले मिनरल्स में अगर मैं पानी डालूंगा तो क्या होगा, जनरली ये जो क्ले मिनरल्स है ना, एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर चल जाएंगे। थोड़े थोड़े दूर क्यों चल जाएंगे, एक दूसरे से दूर चल जाएंगे ताकि वाटर को यहाँ पे क्या मिल सके, जगह मिल सके, और वो एक तरह का क्या बना सके, जो मैंने अभी बताया, क्या वाटर बॉन्ड बना सके। क्यों बना सके वाटर बॉन्ड, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या बनेगा, एक हमारा बॉन्ड बनेगा, यानी वंडर वॉल्स। आप ऐसे बोल सकते हैं वाटर बॉन्ड को एक तरह से क्या बोल सकते हैं आप, वंडर वॉल, है ना, वंडर वॉल अट्रैक्शन बोल सकते हैं आप। तो मैंने इन बेसिकली क्या बोला कि देखो हम क्ले मिनरल्स का जो सरफेस है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इतना चीज पता लग गया। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, जो भी पॉजिटिव आयन होंगे किसी भी वाटर मॉलिक्यूल्स के, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखो अट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या बन गया, एक तरह का बॉन्ड बन गया, जो कि हमने यहाँ पे देखा कि भाई वाटर बॉन्ड बन गया। अच्छा, क्वेश्चन होता है कि जैसे हम पानी वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या ये क्ले मिनरल्स क्या करेंगे, इस वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या यहाँ पे ब्रेकेज देखने को मिला, नहीं, देयर इज नो ब्रेकेज राइट नाउ, अभी कोई ब्रेकेज नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जैसे जैसे आपने वाटर कंटेंट इंक्रीज किया ना, तो ये जो वाटर कंटेंट है ना, ये जो वाटर है, ये अभी तक क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, इन दोनों के बिल्कुल पास पास में, तो टाइटली क्या है, ये बाउंडेड है एक दूसरे से, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह का वाटर बाउंड भी बोलते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे हम, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड वाटर, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड वाटर।
अभी केस में क्या है कि यहाँ पे स्ट्रांगली वाटर कंटेंट है, सॉरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड वाटर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि वाटर कंटेंट जो मैंने अभी इंक्रीज किया ना, उससे मैं और ज्यादा वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहा हूँ। दैट इज वाई, देखो ये वाटर कंटेंट इंक्रीज करने का मतलब रीजन क्या है। देखो जब हम बोलते थे किसको, हम क्ले मिनरल्स को बोलते थे या फिर नॉन मोनोलाइट को बोलते थे, तो क्या बोलते थे कि प्लास्टिसिटी ज्यादा मिलती है, लिक्विडिटी इंडेक्स में हमको ज्यादा मिलता है। अब क्या हो रहा है कि जैसे हमने इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, अभी जो केस में देयर इज नो ब्रेकेज। अच्छा, दो ब्रेकेज जब बात करते थे तो वो क्या होता है, एक तरह का प्लास्टिसिटी होता है। तो हायर प्लास्टिसिटी इज अचीव्ड इन द क्ले मिनरल्स या फिर नॉन मोनोलाइट। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी वाटर बॉन्ड बनेगा ना, वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहेगा। इसको इस तरह समझो, मान लो कि दो बॉल्स है, दो बॉल्स को आपने क्या कर दिया, एक धागे से कनेक्ट कर दिया। अब इसको आप कहीं पे भी मूव करो, ये एक दूसरे से ना ब्रेक होगी, पर एक ना सर्टेन डिस्टेंस पे क्या होगी, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक वाटर बॉन्ड बन रहा है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं वाटर और ज्यादा इंक्रीज कर रहा हूं। अभी जो वाटर इंक्रीज किया था उससे कई ज्यादा मैं वाटर इसमें क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। अगर वाटर में इंक्रीज कर रहा हूं तो ये दोनों और भी एक दूसरे से दूर होंगे कि नहीं, है ना। ये एक दूसरे से और भी दूर होंगे क्योंकि वाटर को और जगह मिलेगी यहाँ पे कनेक्ट होने के लिए। तो अभी जो वाटर यहाँ पे है, अब उसने इतना बड़ा कनेक्शन बना दिया, क्या अभी भी आपको ब्रेकेज मिली? नहीं। दैट इज वाई हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज इज फाउंड इन द क्ले मिनरल्स, राइट। अभी भी ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, ये वाला भी क्या है, ये भी अभी आप क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। लेकिन इस लेयर को अगर हम देखें ना, ये टूटना चाहती है। क्या हो जाती है? ये टूटना चाहती है, क्योंकि ये ना इस क्ले मिनरल से अट्रैक्टेड है ना इस क्ले मिनरल से अट्रैक्टेड है। अभी भी बॉन्ड बन रहा है, लेकिन अभी कौन सी लेयर है यहाँ पे, डिफ्यूज लेयर। कौन सी है ये? डिफ्यूज लेयर, यानी ये फ्यूज होना चाहती है, यानी ये ब्रेक होना चाहती है, लेकिन अभी भी ये क्या हुई, ब्रेक नहीं हुई। अब वाटर कंटेंट तुमने और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया। अब जो चीज होगी ना वो देखने वाली है कि देखो जब तुमने वाटर कंटेंट और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, तो यहाँ पे आपको देखने की क्या चीज है कि देखो आपने अभी वाटर कंटेंट थोड़ा सा इंक्रीज किया था तो आपको पता था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जैसे ही आपने और भी ज्यादा वाटर कंटेंट इसमें इंक्रीज कर दिया, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे से और भी दूर हो गए, और यहाँ का जो बॉन्ड है उसमें भी लेयर्स देखने को मिलेगी। कौन सी लेयर्स? एक तो देखो आपको मिलेगी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड लेयर्स। कौन सी है? ये वाली स्ट्रांगली अट्रैक्टेड वाटर लेयर, ठीक है। दूसरी ये वाली लेयर मिलेगी, ये दोनों कौन सी है? डिफ्यूज लेयर। ये कौन सी है? डिफ्यूज लेयर। लेकिन जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट क्या है, एक तरह का क्या है, फ्री वाटर है। क्या है ये? इट इज अ फ्री वाटर। अच्छा, ये जो फ्री वाटर है, क्या ये फ्री वाटर जो है किसी भी मिनरल से यानी क्ले मिनरल से अट्रैक्टेड है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है? क्या वो डिफ्यूज लेयर में? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे फ्री वाटर आएगा, जैसे ही यहाँ पे क्या आ गया, फ्री वाटर आ गया, ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अब जैसे ही ब्रेक होगी ना, फिर हम बोलते थे कि हाई लिक्विडिटी इंडेक्स विल बी फाउंड इन अ क्ले मिनरल्स। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से टूट गई। अच्छा, एक टूट गई तो ये लिक्विड की तरह फ्लो करना शुरू कर जाएगी। अगर ये लिक्विड की तरह फ्लो करना शुरू कर देती है, तो उस केस में क्या बोलेंगे कि जब हम क्ले मिनरल्स को देखते हैं, हाई लिक्विडिटी इंडेक्स विल बी फाउंड ओवर देयर, और ज्यादा ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा, एक लिक्विडिटी इंडेक्स आपको ज्यादा मिलेगा इन क्ले मिनरल्स। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। मैंने क्या बोला कि देखो हम सबसे पहले क्या बोला कि क्ले मिनरल्स की जो है सरफेस क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्लियर हो गया? अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, पॉजिटिव आइंस जैसे कि H पॉजिटिव, सोडियम या फिर कैल्शियम जो है वो क्या होते हैं, क्ले मिनरल के साथ अट्रैक्ट कर जाते हैं। अब यहाँ पे बनते हैं बॉन्ड। अब ये बॉन्ड क्या है, वाटर बॉन्ड। अब इस वाटर बॉन्ड को क्या है, जनरली ये ना सारे बॉन्ड से जो भी अभी हमने पढ़े ना, उन सबसे क्या होता है, वीकेस्ट बॉन्ड होता है। क्या होता है ये? इट इज अ वीकेस्ट बॉन्ड। लेकिन जब क्ले मिनरल्स के साथ ये वाला पार्ट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये होता है जनरली वाटर बाउंड। वाटर बाउंड का क्या होता है, ये वाला पार्ट वाटर बाउंड होता है। इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, वाटर बाउंड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, जनरली बाइपोलर इन नेचर है। अच्छा, इसकी बाइपोलैरिटी की वजह से क्या हो रहा है कि बाइपोलर इन नेचर होता है, क्या होता है कि जो क्ले की सरफेस, क्ले का जो चार्ज है उसके साथ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये अट्रैक्शन कौन सी है, मैंने अभी बताई, वंडरवॉल्स फोर्सेस बोल सकते हैं इनको। तो ये वंडरवॉल फोर्सेस या फिर क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसको कहते हैं कई बार। अब ये अट्रैक्शन जो है ना हमारी, ये वंडरवॉल फोर्सेस की है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो वाटर का क्ले का सरफेस है ना, सरफेस के अराउंड में क्या है, ये अरेंज हो गया वाटर जो है, इसे क्या बोलते हैं जनरली, इसे एडसॉर्ब्ड लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडसॉर्ब्ड लेयर। एडसॉर्ब्ड लेयर बोल लो, ठीक है, या फिर बोलो एडसॉर्ब वाटर, ठीक है। और ये बाउंड वाटर क्या है, टाइटली होता है। नॉर्मली जो ड्राइंग होती है ना, उसमें भी ये नहीं निकलता है, ठीक है, ये वाला स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। तो आपको सब कुछ पता लगे कि व्हाई हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज इज फाउंड इन क्ले मिनरल्स, व्हाई हाई प्लास्टिसिटी इज फाउंड इन क्ले मिनरल्स, व्हाई क्ले मिनरल्स फ्लो लाइक अ लिक्विड। ये चीजें भी आपको क्लियर होगी। तो ये छोटा सा टॉपिक था, वैसे देखो आपको कोई ये पूछने वाला है नहीं, पर ये आपको जनरल जो है आपको समझने के लिए मैंने ये सब आपको बता दिया कि देखो इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, क्ले मिनरल्स में आपको ये चीजें मिलती है। समझ में आया जो भी मैंने अभी बोला? सो नेक्स्ट हमारा क्या है, केवलाइट मिनरल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा केवलाइट मिनरल है, यहाँ पे क्या है कि एक सिलिका शीट और एक गिप्साइट शीट क्या है, एक दूसरे के साथ क्या होती है, दे आर ज्वाइंट टुगेदर। और इन दोनों की जो थिकनेस बनती है वो कितनी बनती है हमारी, 7 एंगस्ट्रॉम, राइट। अब 7 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, दैट इज द 1 एंगस्ट्रॉम क्या है, इज इक्वल टू 10 - 10 मीटर, राइट। इतना क्लियर हो गया? अच्छा,
तो एंगस्ट्रॉम 10 एंगस्ट्रॉम है, तो क्या हम इसको नेकेड आई से देख सकते हैं? नहीं, हम इसको नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप वगैरह से हम इसको देख सकते हैं, राइट। अब क्या होता है कि जब हम एक गिब्साइट और एक सिलिका शीट, अच्छा ये चीज आपको क्लियर कर दी थी मैंने पहले ही कि देखो हम गिब्साइट शीट को बोले तो कौन सी पूरी है, एल्यूमिनियम बेस्ड ऑक्टाहेड्रल शीट की बात कर रहे हैं और रेक्टेंगुलर में उसे शो किया जाता है, राइट। और हम जब किसकी बात करें, टेट्राहेड्रल यूनिट की बात करें, तो वहां पे क्या होता है कि एक सिलिका शीट बनती है जो कि यहाँ पे आपको मैंने दिखा रखी है, राइट। अच्छा ये चीज मैंने आपको दिखा रखी है। दूसरा दूसरा ये है कि जब हम देखते हैं किसको टेट्राहेड्रल यूनिट को देखते हैं, तो जो उसके बेस में है वो 3 क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ये चीज मैंने क्लियर की है। और एक जो ऑक्सीजन रहता है वो क्या रहता है, नॉन शेयर्ड बाय एनीवन, तो वो ऑक्सीजन जो है वो नॉन शेयर्ड बाय एनीवन है, राइट। तो इतना क्लियर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल, जब एक गिब्साइट शीट दूसरे सिलिका शीट के साथ क्या है, कनेक्टेड है, तो इन दोनों की थिकनेस कितनी है, 7 एंगस्ट्रॉम है, राइट। अच्छा जब हमने सिलिका की बात की थी, तो सिलिका की किस तरह से बात की थी कि बेस में तो 3 है और एक लोन रहेगा, वो क्या रहेगा, ऑक्सीजन, है कि नहीं, ठीक है। यहां पे बना देता हूं कि जब मैं हम सिलिका को देखते हैं तो 1 2 3 तो बेस पे रहेंगे, जो उसका टॉप वाला है, जो उसका टॉप वाला है वो क्या रहेगा, लोन रहेगा, विदाउट नॉट शेयरिंग विद एनीवन, ठीक है, नॉट शेयरिंग होगा। यहाँ पे क्या है ये, इट इज एन ऑक्सीजन, राइट, ऑक्सीजन है। और जब इसी तरह का क्या है, और भी गिब्साइट और सिलिका शीट जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और ये जब एक आपस में क्या है, क्लोज आते हैं, ठीक है, जब ये आपस में क्या होते हैं, क्लोज आते हैं, तो गिब्साइट शीट में क्या था, OH था। अच्छा OH था तो एक O जो है वो हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्डेड कर रखा है, राइट, पॉजिटिव है। और इस ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज है, दैट इज द नेगेटिव चार्ज, राइट। अच्छा ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है कि जब ये नेगेटिव चार्ज इसके पास आएगा ना, तो इट गेट कंफ्यूज्ड और यहाँ पे क्या बना देगा, एक बॉन्ड बना देगा। अच्छा इसी चीज को मैंने पहले भी आपको क्लियर किया कि ये चीज क्या है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, इट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होगा कि एक ऑक्सीजन एक गिब्साइट के साथ एक ऑक्सीजन जो है गिब्साइट का जो OH है, उस OH की जो हाइड्रोजन है उसके साथ क्या करेगा, एक बॉन्ड बना देगा। और ये बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होगा कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। यहां से इसको मैं बता देता हूं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, ये इस तरह से एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या किया अभी, ये जब आपस में पास में आएंगे तो इस तरह से क्या होगा, ये कनेक्ट हो जाएंगे। और इनकी जो, देखो ये कनेक्ट हो गए है ना, तो ये जब कनेक्ट होते हैं ना, तो इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इट इज नॉट अ वीक बॉन्ड, ठीक है, बेसिकली तो वो वीक बॉन्ड है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, प्रिवेंट करता है किसी भी चीज को, वो थोड़ा सा क्या स्ट्रॉन्ग भी होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक लॉन्ग चेंज फॉर्मेशन विल बी देयर इन द, कौन से किस में बात करें हम, केवल एंड मिनट की बात करें। अच्छा यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी देयर, ठीक है। तो ये जो गिब्साइट और सिलिका शीट जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी देयर, हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी देयर विच इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण यहाँ पे जो हमारी क्या बनती है, इसकी थिकनेस बनती है वो 50 टू 2000 हमारी क्या बनती है, नैनोमीटर बनती है, राइट। नैनो तो पता ही है 10⁻⁹ मीटर, है ना। तो ये जो है इसकी कितनी इसकी थिकनेस 50 टू 2000 नैनोमीटर जो है वो इसकी थिकनेस रहती है। और ये लॉन्ग फॉर्मेशन ऑफ अ चेन बनती है, क्या बनती है, इस तरह से लॉन्ग फॉर्मेशन ऑफ अ चेन बनती है, राइट। अच्छा ये जो चेन बनी है ये बेसिकली है क्या, ये जो चेन है ना ये बनता है क्ले का मिनरल, क्या बनता है, ये केवलाइट का मिनरल। तो ये क्या है, क्ले का सॉलिड, इट इज अ क्ले सॉलिड, समझ में आया। अच्छा पहला चीज क्ले का सॉलिड बना। दूसरा क्या, इसकी जो गिब्साइट और सिलिका शीट जो सिंगल है, सिंगल यूनिट है, उसकी क्या है हमारी, उसकी थिकनेस कितनी है, 7 एंगस्ट्रॉम है। और जो टोटल थिकनेस बनती है वो कितने से कितने रेंज में वेरी करती है, 50 टू 2000 नैनोमीटर। क्लियर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल, किस तरह से एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुआ ये चीज मैंने बता दी। क्वेश्चन, क्या आप इसको नेकेड आई से देख सकते हैं, तो आंसर है कि नहीं, आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। अच्छा ये जो चेन फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, अच्छा ये चेन फॉर्मेशन हुई है। दूसरा यहाँ पे हम नेट चार्ज देखते हैं। अब ये चीज मैंने आपको पहले क्लियर कर दी थी कि गिब्साइट में कौन सा चार्ज होता है, गिब्साइट माने तो गिब्साइट, अभी मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम बेस्ड जो भी हमारा ऑक्टाहेड्रल यूनिट रहेगा वो क्या बोलेंगे, उसको हम गिब्साइट बोलेंगे, राइट। अच्छा ऑक्सीजन, जब हमारा OH की बात, हम किसकी बात करें, इसकी नेट चार्ज की बात कर रहे हैं। जब हम ऑक्टाहेड्रल यूनिट को देखते थे तो इसमें नेट चार्ज क्या था हमारा, +1, साथ में लिखा है हमने कि हमने क्या है, +1 था, यहाँ पे मैंने निकाल के भी दिखाया था कि +1 है। और जब हम किसको देख रहे हैं, सिलिका शीट को देख रहे हैं, तो सिलिका शीट का कितना था हमारा जो नेट चार्ज, दैट इज द -1, ठीक है। तो अब इसके नेट चार्ज देखते हैं, ओवरऑल इस क्ले मिनरल का क्या नेट चार्ज रहेगा वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा गिब्साइट का कितना है हमारा, दैट इज द +1, सिलिका शीट का कितना है, दैट इज द -1, गिब्साइट का कितना है, +1, सिलिका का -1, गिब्साइट का +1 और सिलिका का -1। तो ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा इस पे, ओवरऑल चार्ज है ना ऑन अ क्ले मिनरल, वो क्या रहेगा, बताओ 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 क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू न्यूट्रल, ठीक है। क्या रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा, राइट, ये चीज न्यूट्रल होगी। दूसरा, अब हम जब देखते हैं क्या हमने इसमें वाटर कंटेंट और बढ़ा दिया, क्या किया, जब हमने इसमें पानी मिलाया इस क्ले मिनरल में, यानी इस पूरे जो क्ले का हमारा वो चंक है, इसमें हमने क्या किया कि हमने वाटर ऐड किया। अच्छा वाटर ऐड किया तो हम यहाँ पे बेसिकली देख क्या रहे, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि स्वेलिंग और श्रिंकेज की बात करें, ठीक है। अच्छा मैंने पानी एक्स्ट्रा मिलाया तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा, क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा, बताओ। जिसको पता लग गया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझ पाया वो यहाँ पे देखो कि जो वाटर आएगा वो वाटर बेसिकली क्या नेचर का है, वो बायपोलर नेचर है। क्या है वो, बायपोलर इन नेचर।
इट इज अ बाइपोलर इन नेचर, है कि नहीं? अच्छा, बाइपोलर इन नेचर है और इसका टोटल जो चार्ज है वो क्या है? न्यूट्रल है। तो बाइपोलर का न्यूट्रल के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन देखने को मिलता नहीं है ना? तो यहाँ पे क्या है कि ये बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो रहा है कि पानी जो है वो अंदर एंटर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। अदरवाइज हमने किसकी बात की अभी? केओलाइन मिनरल की। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखो क्ले का ही मिनरल है कि नहीं? क्ले का मिनरल है और हमने यहाँ पे बोला कि देखो हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है बिकॉज ऑफ द bonding between them. The hydrogen bond is there and which is not going to because of the hydrogen bond first. दूसरा क्या है? बिकॉज ऑफ द ओवरऑल चार्ज। ओवरऑल चार्ज क्या है इस पे? न्यूट्रल। अच्छा, न्यूट्रल और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड से वो अच्छे से पकड़ आ रहा है, यानी वो प्रिवेंट नहीं कर रहा है पानी को अंदर आने के लिए और वो पानी को अंदर नहीं आने दे रहा है। दूसरा, जब हम बात करें इसके ओवरऑल चार्ज की, तो इसका जो ओवरऑल चार्ज है वैसे तो ये क्या रहता है? ज्यादातर न्यूट्रल रहता है, पर कई बार इसमें चार्ज भी आ जाता है, कई बार इसमें ना चार्ज भी आ जाता है बिकॉज ऑफ द वाटर। बिकॉज ऑफ द वाटर इसमें क्या है? अच्छा, आप ये चीजों की टेंशन मत लो कि मैंने लिखा नहीं, ये चीज मैंने आपको प्रेजेंटेशन में लिखी है, तो आप उसको ध्यान से देख लेना, वहां से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर मैं इसके बाद आपको दिखा दूंगा, राइट? तो ये चीजें जो है मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, बाकी वहां से पढ़ के भी आप देख सकते हैं और कॉपी भी करना है। अगर डायग्राम बनाना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? डायग्राम भी बना सकते हो, राइट? अच्छा, डेफिनेटली क्या है, हम यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ पे मैंने सब कुछ बताया कि देखो हम जब देखते हैं किसको, ये केओलाइन मिनरल की सारी चीजें मैंने लिखी है। केओलाइन मिनरल में क्या लिखा है कि जो लेयर का टाइप है दैट इज द 1:1 का है। 1:1 का कैसा है? देखो, एक टेट्राहेड्रल यूनिट है और एक गिब्साइड यूनिट है, राइट? तो 1:1 की बात की हमने, 1 टेट्राहेड्रल यूनिट। बॉन्ड टाइप कितना है हमारे पास? दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, इतना हो गया। स्वेलिंग और श्रिंकेज क्या है कि नहीं होती, नॉन एक्सपेंशन है। और सरफेस एरिया वगैरह और जो नेट चार्ज है वो चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है? सरफेस एरिया नहीं भी लिखना होगा तो मत भी लिख लेना, पर ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सरफेस एरिया वगैरह मैंने आपके लिए लिखा, ठीक है? सेकंड ऑफ ऑल, ये चीज मैंने आपको बता दी कि कौन सा किससे कनेक्टेड है, कि एक सिलिका शीट जो है बीच में क्या आएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, फिर क्या आएगा? एल्यूमिनियम शीट आएगी। एल्यूमिनियम शीट को क्या बोलते हैं हम? गिब्साइड। सिलिका की शीट को क्या बोलते हैं हम? सिलिका शीट, ठीक है ना? लेयर 2 का आंसर हमारा ये देखो, सिलिका शीट आ गई, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, फिर एल्यूमिनियम शीट आ गई। अब लेयर 3 क्या होगी? सिलिका शीट आ गई, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम एंड द एल्यूमिनियम शीट, राइट? अच्छा, और क्या लिखा है यहाँ पे कि देखो सिलिका शीट जो है, एक सिलिका शीट क्या है, उसका जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से बनता है क्या हमारे पास? एक हाइड्रोजन बॉन्ड, और बिकॉज ऑफ द OH नेगेटिव ओवर हियर, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा और एक पार्शियली एक क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा, जो कि है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी और ये चीज मैंने ऊपर ही बता दी है। और ये भी देख सकते हैं कि LOOH है, ऑक्टेराहेड्रल लेयर्स। ये चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है, ऊपर देखिए, राइट? तो केओलाइन मिनरल के बारे में सब कुछ पता लगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, राइट? एक और बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि देखो उसकी जो ओवरऑल थिकनेस है वो कितनी रहेगी? 50 to 2000 नैनोमीटर रहेगी। और जब हम देखते हैं किसकी, एक सिंगल यूनिट कितनी है? 7 एंगस्ट्रॉम, राइट? इसका नेट ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। बिकॉज ऑफ द वाटर, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड बिकॉज ऑफ द न्यूट्रल चार्ज, इसमें क्या है कि पानी अंदर नहीं आ जाता है। दैट इज वाई क्या है कि यहाँ पे जो हमारा केओलाइन मिनरल है वो इतना ज्यादा एक्सपेंशन शो नहीं करता है। क्लियर हो गया? दूसरा क्या है कि इन सबके बीच में क्या है? एक हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकंड ऑफ ऑल, हम जब एक्टिविटी की बात कर रहे थे तो केओलाइन मिनरल की क्या एक्टिविटी थी? बताओ क्या थी? जिसको नहीं है याद वो दोबारा से देखो, रिपीट करो, और ना जिसको नहीं है, जिसको पता है वो, जिसने बताया बहुत अच्छी बात, कि लेस देन 0.75 थी। वैसे बेसिकली कितनी थी? 0.4 to 0.5। ये किसकी थी? एक्टिविटी ऑफ द केओलाइन मिनरल, राइट? तो ये चीज है, ये मैंने टेबल बनाया होगा आपको कहीं ना कहीं, ठीक है? मैंने पहले भी बनाया था, अभी मैं दोबारा बना देता हूँ अगर किसी को नहीं पता। मैंने पहले भी बनाया था ये वाला टेबल। क्या था? मैंने सबसे पहले केओलाइन मिनरल की बात की थी। क्या बोला था मैंने? कि अगर जब हम क्ले मिनरल्स की बात कर रहे हैं, क्ले मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं और साथ में कर रहे हैं हम एक्टिविटी की, राइट? तो यहां पे क्या था? सबसे पहले हमने क्या बात की थी इसकी? केओलाइट मिनरल, फिर कौन सा था? मोरिलोनाइट मिनरल, और लास्ट कौन सा था? इलाइट, ठीक है? केओलाइट की कितनी थी? केओलाइट की थी लेस देन 0.75, यानी क्या है? लो एक्टिविटी थी इसकी। अगर किसी को नहीं पता मैंने कौन सी वाली टेबल बनाया था तो यहां से देख लो, ठीक है? दूसरा क्या था? ग्रेटर देन 1.25 क्या थी इसकी? हाई एक्टिविटी थी। और इलाइट की क्या थी? मॉडरेट। वो कितनी थी? 0.75 से लेकर 1.25 के बीच में, 1.25 के बीच में, यानी मॉडरेट थी। ये टेबल मैंने पहले ही पढ़ाया था, अब दोबारा से लिख दिया ताकि आपको अगर नहीं पता है तो यहां से देख लो कि केओलाइट कितनी है? 0.75 लो एक्टिविटी, मोनोलाइट की थी 1.25 हाई एक्टिविटी, इलाइट की कितनी थी? 0.75 से लेकर 1.25 मॉडरेट के बीच में थी, राइट? तो ये चीज आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी। दूसरा, अगर जो लो एक्टिविटी है तो इसका मतलब क्या है? अभी क्या हमने ये चीज निकाल दी है कि केओलाइट क्या है हमारे पास? लो एक्टिविटी है। क्यों? इसमें एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, लो एक्टिविटी रीजन में आता है। अगर ये लो एक्टिविटी रीजन में आता है तो मुझे बताओ कि इसका प्लास्टिक इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? क्या होगा? बेसिकली क्या होगा? कम होगा। इसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज बिहेवियर क्या है? वो भी क्या रहेगा? कम रहेगा। प्लास्टिक इंडेक्स कम है तो उसका स्वेलिंग और श्रिंकेज भी क्या होगा? वो है। दूसरा, क्या ये स्टेबल है? इज इट अ स्टेबल मिनरल? है कि नहीं? बताओ।
तो ये स्टेबल ही रहेगा। क्यों रहेगा स्टेबल? क्योंकि इसकी लो एक्टिविटी है और इसकी प्लास्टिक इंडेक्स भी कम है और क्या है, स्वेलिंग और श्रिंकेज भी क्या है इसकी कम रहेगी। दैट इज वाई इसको हम स्टेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज जो मैं बोल भी रहा हूँ ना, ये सब चीज मैंने लिखी हुई है, तो डोंट यू वरी कि भाई कहां से देखे क्या लिखे, क्या इतना हॉच पॉच हो गया यहाँ पे, लेकिन स्टिल आपको अंडरस्टैंड के लिए मैं ये सब कुछ बता रहा हूँ आपको, राइट। बाद में लिख सकते हो आप, बाद में लिखा हुआ है मैंने पहले से। तीसरा, केवलाइट मिनरल के बारे में सब कुछ बता दिया मैंने। दूसरा क्या है, इसके एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल मैंने लिखे नहीं लिखे, तो केवलाइट मिनरल के आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि देखो कौन कौन से एग्जांपल है इसके। एक तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि चाइना क्ले। क्या है? चाइना क्ले। चाइना क्ले कहां मिलती है? हमारे पास कॉर्नवाल, यूके। यूके में मिलती है। फर्स्ट एग्जांपल कौन से इसके? केवलाइट मिनरल के बारे में अगर तुम्हें कोई पूछे ना कि कौन कौन सी है इसकी, तो एक चाइना क्ले होती है। दूसरा क्या है? बीकानेर और केरला, इंडिया में यही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हाई क्वालिटी ऑफ केवलाइट जो केवलाइट के मिनरल्स होते हैं ना, वो यहाँ पे मिलते हैं हमको बेसिकली, ठीक है। यानी केवलाइट की जो डिपॉजिट है ना, वो हमको यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया। तीसरा, इंडिया की बात करिए, ठीक है। एक है जॉर्जिया, ठीक है। जॉर्जिया कहाँ पे? जॉर्जिया यूएसए में। तो यूएसए में भी क्या है इसके एग्जाम्पल है। और सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है केवलाइट का जो क्या है, केवलाइट का जो रिजर्व है वो कहाँ पे है? हमारा जॉर्जिया यूएसए में, ठीक है। ये एस है, राइट। तो चाइना क्ले हो गया, केरला में हो गया, और जॉर्जिया यूएसए वर्ल्ड लार्जेस्ट केवलाइट रिजर्व जो है ना, बीकानेर और केरला में क्या है, ये हमारे पास क्या है, एग्जांपल है किसके? चाइना क्ले के। अच्छा, इसके यूजेस क्या है? क्यों पढ़ रहे हैं हम इसके यूजेस भी इंपॉर्टेंट है ना। कोई पूछ ले तुमसे तो इसके यूजेस क्या है? सबसे पहले तो पोट्री में आता है काम, किसमें? पॉटरी में काम आता है फर्स्ट। दूसरा क्या है कि सेरेमिक्स वगैरह, है ना, सेरामिक्स, ठीक है ना। सेरेमिक्स वगैरह में काम आता है। दूसरा क्या है कि इसका पेपर इंडस्ट्री में भी बहुत काम आता है। किसमें आता है? पेपर इंडस्ट्री में भी इसका काम आता है, ठीक है। कोटिंग या फिल्टर या फिर कोई स्मूथ फिनिश लाने के लिए ना, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज आता है। थर्ड वन क्या है हमारा? कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज आता है। अब आप बोलोगे सर कॉस्मेटिक में कैसे यूज आता है? कई बार क्या होता है, जो फेस पाउडर होते हैं ना, मास्क बनाने वाले, जैसे मास्क वगैरह होते हैं, उसमें भी कॉस्मेटिक्स में इनका क्ले मतलब व्हाइट कलर की होती है, तो उसमें भी यूज आता है। फोर्थ, कई बार ये ना मेडिसिन में भी यूज होती है। किसमें होती है? मेडिसिन में। किसी को डायरिया वगैरह हो तो उसमें यूज होता है, केवलाइट क्ले का ना, डायरिया वगैरह में यूज होता है। फिफ्थ क्या है हमारे पास? पेंट्स वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। पेंट्स वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हो गए हमारे क्या कुछ यूजेस है, ठीक है। ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत है, कोई भी आपसे जनरली पूछेगा नहीं, पर ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि देखो हमारे क्या है कि सेरेमिक्स में भी आ जाएगा, इंडस्ट्री में भी आ जाएगा, हमारे कॉस्मेटिक्स में भी आ जाएगा, मेडिसिन एज वेल एज पेंट्स में भी ये सब हमारा क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी पता लग गया आपको, बीकानेर और केरला, जॉर्जिया, चाइना क्ले, ठीक है। चाइना क्ले बेसिकली ऐसे नहीं कि आप समझो कि ये क्या बोलते हैं चाइना की क्ले है, ऐसा नहीं है। ये ऐसी क्ले है जो कि क्या है, जिसमें कि हमारी जो केवलाइट मिनरल्स है ना, वो ज्यादा उसमें प्रेजेंट होते हैं। केवलाइट मिनरल्स जो है इस क्ले में मिलते हैं, ठीक है। इससे बर्तन वगैरह बनाते हैं, तो बर्तन वगैरह क्या होते हैं, जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं अगर चाइना क्ले से हम बनाते हैं, ठीक है। चाइना में मिलती है तो इसलिए बोलते हैं चाइना क्ले, ठीक है। कॉर्नवेल यूके में भी मिलती है। तो ये जो चीज है, ये सारी की एग्जाम्पल है। और केवलाइट मिनरल के बारे में आपको बस इतना ही जानना है, ठीक है। अभी मैं दिखा भी देता हूँ कहां से। यहाँ पे दिखा देखो, साइंस बिहाइंड द क्ले कि क्ले मिनरल्स आर बिल्ट ऑफ टू बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट, सिलिका और एल्यूमिनियम मैग्नीशिया या फिर ऑक्टाहेड्रल यूनिट। ये चीज मैंने पहले बता दी थी। These units are not electrically neutral, so they combine by sharing oxygen और hydroxyl ion। ये भी चीज मैंने आपको पहले बता दी। जनरली टू टेट्राहेड्रल शीट्स किसी एक शीट से मिलती है और वो क्या करती है, एक दूसरे को रिप्लेस करती है और फॉर्म करती है कोई ना कोई शीट। और कई बार क्या है, केवलाइट और ये देखो 1:1 है, तो केवलाइट के लिए ये है, बाकी और जो है वो बाद में पढ़ेंगे, तो उस सब के लिए ये है, ठीक है। सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट के बारे में भी लिख दे, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप सारा लिख सकते हो, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, ठीक है। दूसरा कुछ इस तरह से इसका डायग्रामेटिकली दिखाया जाता है कि देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारे तीन बेस की यूनिट है और एक टॉप में, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक दूसरे के साथ क्या है, ये शेयरिंग हो रही है यहाँ पे, पर जो टॉप वाला है वो नॉन शेयरिंग पार्ट होता है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल यूनिट के बारे में भी वही चीज है, OH प्रेजेंट होता है यहाँ पे, हाइड्रोक्साइल आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, केवलाइट मिनरल। अच्छा, केवलाइट मिनरल के लिए मैंने क्या बोला था कि देखो 7 एंगस्ट्रॉम होता है। क्या है कि इट्स अ टाइप ऑफ क्ले मिनरल दैट कंसिस्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वन सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट एंड वन एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल शीट, ठीक है। द थिकनेस ऑफ ईच यूनिट इज अप्रॉक्सिमेटली 7 एंगस्ट्रॉम। ये चीज मैंने बता दी थी कि एंगस्ट्रॉम कितना, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। द स्ट्रक्चर यूनिट्स आर स्टैक्ड one over the other forming the layer are held together by the hydrogen bond। ये भी क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। which are stronger and prevent the water molecules to entering between them and due to the strong bonding केवलाइट मिनरल exhibit a very low swelling and shrinkage property। ये भी चीज मैंने आपको बता दी थी। दूसरा, उसकी जो टोटल जब वो चेन बनती है ना, जो मैंने आपको बताया था कि देखो एक दूसरे के साथ क्या बनती है, वो लार्ज चेंज फॉर्मेशन विल बी देयर। क्या है? लार्ज चेंज फॉर्मेशन विल बी देयर, चेन फॉर्मेशन विल बी देयर, ठीक है। लार्ज चेन फॉर्मेशन विल बी देयर, और इस लार्ज चेन फॉर्मेशन की वजह से इसमें जो हमारी ओवरऑल थिकनेस आती है वो कितनी आती है, इन द रेंज 50 to 2000 नैनोमीटर। नैनोमीटर पता है ना, 10⁻⁻9, ठीक है। एग्जांपल ऑफ केवलाइट ग्रुप इज द चाइना क्ले केवलाइट है, या फिर ऑल्दो केवलाइट इज जनरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। देखो ये चीज मैंने आपको बता दी, ऑल्दो केवलाइट इज जनरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये चीज मैंने क्लियर कर दी थी कैसे आई, क्योंकि गिब्स साइड में कितना होता है हमारे पास और सिलिका में कितना होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो हमारा चार्ज रहता है वो क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, यानी जीरो रहता है।
ठीक है, न्यूट्रल रहता है, बट यहाँ पे बोला कि इट मे डेवलप अ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज व्हेन कॉन्टैक्ट विद व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद व्हेन इन कॉन्टैक्ट विद वाटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने बोला कि देखो, अच्छा जब आपको क्वेश्चंस में आएगा ना, तो क्वेश्चन में आपको अगर जो पूछे कि जो केवलाइट मिनरल है उसमें जो हमारा क्या रहता है, उसमें जो हमारा जो चार्ज रहेगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो चार्ज है वो कौन सा रहेगा, वो बेसिकली कौन सा है, न्यूट्रल है, राइट। आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहनी चाहिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही टिक करूंगा मैं हमेशा क्या, कि वो न्यूट्रल है। सेकंड ऑफ ऑल, अगर जो न्यूट्रल ना आके वहां पे चार्ज लिख के आ गया ना और न्यूट्रल है ही नहीं पूरे उसमें, तो आप फिर चार्ज को टिक करोगे, राइट। केवलाइट मिनरल के लिए क्या, एक तो न्यूट्रल है, दूसरा चार्ज है। देखो यहाँ से ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, पर रिलेटिवली क्या है, यहाँ से थोड़े से कम आते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी केवलाइट मिनरल के बारे में। ये चीज है, ठीक है। केवलाइट मिनरल क्या है, एक टेट्राहेड्रल लेयर्स जो है, फिर एक ऑक्टाहेड्रल लेयर है, फिर टेट्राहेड्रल लेयर है, फिर ऑक्टाहेड्रल लेयर है। अच्छा ये कनेक्टेड किससे एक दूसरे के साथ, बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके साथ है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक दूसरे के साथ ये क्या है, कनेक्टेड है। केवलाइट कौन सा है, केवलाइट मिनरल, नॉन स्वेलिंग और केवलाइट क्ले, ठीक है। इतनी सी चीज याद रखनी है बस, थोड़ा सा ज्यादा टफ तो है नहीं। और इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे लास्ट में, इसका एग्जांपल क्या है यहाँ पे मैंने लिखा है कि चाइना क्ले विल बी द एग्जांपल, चाइना क्ले विल बी द एग्जांपल। और कौन सा है कि बीकानेर और केरला में, ठीक है, बीकानेर और केरला में इसका क्या है, बहुत बड़ा हाई क्वालिटी का हमारे पास रिजर्व है, ठीक है। सेकंड, थर्ड, और वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व कहाँ पे मिलता है हमारे को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। कहाँ पे मिलता है, जॉर्जिया में, जॉर्जिया में। ये क्या हो गया, इसके एग्जांपल हो, राइट। एग्जांपल हो गई, यूजेस वगैरह पता लगे, पेन, मेडिसिन वगैरह और कॉस्मेटिक में भी यूज होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे जो एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, मॉन्ट मोरोलाइट, ठीक है। अच्छा ये मॉन्ट मोरोलाइट क्या है, मैं इसको वहां पे ही बताता हूँ।